चलो दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना दोस्त। तो लिखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस में लिखना शुरू करो। ये टेबल अभी बाद में बनाना, पहले लिखना शुरू करो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, थोड़ा सा लिख लीजिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस या इसको सॉल्ट एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायन एंड अनायन, identification of cation and anion from a given sample of, identification of cation and anion, identification of cation and anion from a given sample of salt, identification of cation and anion from a given sample of salt is known as qualitative analysis. Identification of identification of cation and anion from a given sample of salt, obviously with the help of suitable reagent, वो तो होता ही होगा, देख के थोड़ी पहचान पाओगे, ऑटोमेटिकली है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिएजेंट। फिर से बता देते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ cation and anion from a given sample of salt with the help of suitable reagent is known as qualitative analysis, है ना भैया। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, cations are known as basic radicals, जो cations होते हैं, cations are known as basic radicals और anions are known as acidic radicals. Cations are known as basic radicals and anions are known as acidic radicals. Cations are known as basic radicals and anions are known as acidic radicals. ठीक है भैया, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, लिखिए, cations are divided in 6 groups. Cations are divided, cations मतलब basic radicals are divided in 6 groups, है ना भैया। cations और basic radicals are divided in 6 groups, 6 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो हेडिंग अब आपको लिखनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स और cations। हेडिंग लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स और cations, और फिर ये टेबल बनानी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स और cations, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स और cations, फिर उसके बाद आपको ये टेबल बनाना है ना भैया। आइडेंटिफिकेशन मतलब इसमें दो होते हैं, किसी भी सैंपल ऑफ सॉल्ट में आपको कटायन और अनायन दोनों मिलेंगे। तो कटायन को हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले, उन्हीं को बेसिक रेडिकल बोलते हैं। जानते हो क्या, आपने स्कूल में जब 12th में रहे होगे, तो हो सकता है स्कूल गए हो कोविड में, आपको एक सैंपल नहीं दिया जाता था, सैंपल में होता था कटायन और अनायन। तो कटायन हम लोग को बोलते थे, पूछते थे बताओ विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी रिएजेंट, आप बताओ, लेबोरेटरी में बहुत सारे रिएजेंट होते थे, पूछते थे बताओ कौन सा कटायन है, पूछते थे बताओ कौन सा अनायन है, उसी को क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं। तो अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, ऐसे कौन सा कटायन, मिट्टी उठा के दे दे, बोले बताओ इसमें कटायन कौन सा अनायन कौन सा है ना, धूल मिट्टी कहीं से भी, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस एक बना दिया गया कि भैया अगर किसी स्टूडेंट को क्लास 12th के लेवल पे दिया जाएगा तो यही कटायंस और यही अनायंस दिए जाएंगे, है ना। जैसे स्कूल में आपने देखा कुछ पर्टिकुलर कटायन होते हैं, सीबीएसई आईएससी में कुछ कुछ अलग अलग कटायन भी हो सकते हैं, कॉमन कटायन भी होते हैं दोनों सिलेबस में। तो हम दोनों का मिला के एक सिलेबस, आईआईटी वाला भी और सीबीएसई आईएससी में जो आने वाले हैं, सबका मिला के एक सिलेबस बनाया गया। तो आपको स्कूल में अगर कोई सैंपल मिलेगा तो बोलेगा उसमें कटायन और अनायन कौन सा है, तो जो हम लिखने जा रहे हैं उसी में से कटायन अनायन पूछे गए, आपने देखा भी होगा। तो कटायंस को सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सैंपल दिया जाएगा उसमें कौन कौन से कटायन हो सकते हैं और कैसे कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ना भैया। कटायंस को 7 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है ऐसे ग्रुप 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो बोलो कि हम तो 7 सुने थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 से शुरू हो रहा है, ऐसा तो कोई ग्रुप होता नहीं। मतलब कभी ऐसे कोई पूछ ले, एक्चुअली ग्रुप 0 बाद में सबसे आखिरी में बनाया गया था, पहले ग्रुप 6 थे, 1 2 3 4 5 6। ग्रुप 6 में एक कटायन को थोड़ा अलग देखा गया, इसलिए उसको उठा के आगे लगा दिया गया, बोला ग्रुप 1 के आगे ग्रुप 0 ही आएगा, समझ रहे हो, इसलिए ग्रुप 0 रखा गया है। 0 से शुरुआत किसी चीज की होती नहीं है, 1 से होती है ना भैया। तो हम पहले ग्रुप्स लिख दे रहे हैं, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर ऐसे ही अभी आपको हम बताएंगे यहाँ पे ऐसे ग्रुप 3 रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, फिर ग्रुप 4 भी लिखेंगे, और
ग्रुप 5 भी लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे ग्रुप 6। ये इतने ग्रुप्स हैं। इन सब में कौन कौन से कटायन है वो भी बताएंगे, फिर इनके ग्रुप रिएजेंट बताएंगे और कलर इनके बताएंगे प्रेसिपिटेट्स के। पहले सुनिए, एक एक करके देख लो तुम लोग। रुक जाओ, पहले हमको बना लेने दो, फिर टेबल बनाना। कटायन वाला एक्चुअली या प्रेसिपिटेट वाला अलग बड़ा सा टेबल आता है। ग्रुप 0 में कटायन है सिर्फ एक, जिसका नाम होता है अमोनियम कटायन, है ना दोस्त। इसमें कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है जनरली। कुछ लोग NaOH ग्रुप रिएजेंट बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है इस अमोनियम के डिटेक्शन में। अमोनियम का डिटेक्शन आपने किया होगा कभी, प्रेसिपिटेट बनाने वाला कोई ऐसा चीज देखते नहीं, क्योंकि ग्रुप रिएजेंट नहीं है। तो ग्रुप 1 में जो कटायन होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है Ag+, एक होता है मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरिक नहीं होता, Hg2+ होता है मर्क्यूरस, और एक होता है Pb+2 लेड। ये 3 कटायन होते हैं। अभी कुछ लिखना नहीं, थोड़ी देर देख लो। टेबल तो बनानी ही थी, लेकिन हमने पहले बताना शुरू कर दिया। इसमें ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। इसमें ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो होता है डाइल्यूट HCl। कहीं कहीं इसको 6 मोलर करके किसी किसी बुक में लिखा है, 6m लिख दे रहे हैं। डाइल्यूट HCl वैसे याद कर लो, मोलारिटी मत याद करो, ठीक है। इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसमें जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो 3 बनते हैं। एक बनता है AgCl जो कि व्हाइट PPT होता है, दूसरा होता है Hg2Cl2, ये भी व्हाइट PPT होता है, और लास्ट में आता है PbCl2, ये भी व्हाइट PPT होता है। 3 प्रेसिपिटेट बनते हैं इसमें, और 3 के तीनों ही व्हाइट होते हैं। ग्रुप रिएजेंट में जो अनायन है और बेसिक रेडिकल जो कटायन है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। अरे ग्रुप रिएजेंट में कौन सा है Cl-, और कटायन कौन से है ये, तो उनका क्लोराइड ही तो बनेगा। ऑब्वियसली ग्रुप 1 में AgCl का भी व्हाइट PPT होता है। मर्क्यूरस क्लोराइड है, या मर्क्यूरिक क्लोराइड नहीं, मर्क्यूरस क्लोराइड, उसका भी PPT है व्हाइट। और लेड क्लोराइड, इसका भी व्हाइट PPT है। याद करना है ये सब अपने आप में ही, ये सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ठीक है। ग्रुप 2 में आते हैं। ग्रुप 2 में जैसे हमने आपको बताया था अभी, बेसिक रेडिकल के क्लासिफिकेशन का बेसिस, पहले ग्रुप्स क्या थे 1 2 3 4 5 6, बाद में उसी में से ग्रुप 6 में अलग से ग्रुप बना दिया गया 0। बाद में देखा गया कि ग्रुप 2 जो है ना, बहुत सारे कटायन थे उसमें, ढेर सारे कटायन, तो बोला गया उसमें भी बाइफर्केशन कर दो। कुछ बेसिस उसका भी होगा, अभी बताते हैं किस बेसिस पे इसमें ग्रुप 2A और ग्रुप 2B बनाया गया। खैर अभी बता रहे हैं आपको। पहले तो ग्रुप 2A देख लो। ग्रुप 2A में जो आते हैं कटायन, वो आते हैं मर्क्यूरिक आयन। देख लो, यहाँ मर्क्यूरस था, यहाँ पे मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक के बाद आता है लेड। तुम बोलोगे सर लेड तो यहाँ भी था, ठीक है, दोनों ग्रुप में रखा गया है, अभी रीजन बताते हैं। फिर आता है Copper+2, ठीक है। तो मर्क्यूरिक आयन, लेड और Copper+2, ठीक है। और बता रहे हैं अभी, देखिए Cd+2 कैडमियम +2 में, और एक आता है इसमें Bi+3, ध्यान से देखना भैया, बिस्मथ+3। इतने कटायन बिस्मथ+3 में है, बाकी सब +2 में, ठीक। ग्रुप 2B में भी कटायन बनाए गए। ये तो ग्रुप 2A हो गया, अभी बताते हैं ग्रुप 2A वाले में, अभी रुक जाओ। ग्रुप 2B में आए। ग्रुप 2B में देखा गया भाई कि टिन, कार्बन फैमिली का tin+2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। आर्सेनिक +3 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, क्योंकि वो फास्फोरस फैमिली का है। और एंटीमनी, जगह नहीं ना, ठीक है, एंटीमनी जिसको हम Sb बोलते हैं, Sb+3 और Sb+5 में होता है। याद करना पड़ेगा ये सारे कटायन कहाँ कहाँ है। ये ग्रुप 2B का क्लासिफिकेशन हो गया बेसिक रेडिकल का। फिर आता है ग्रुप 3, अभी रुक जाओ, लिखो नहीं, देख लो, फिर अभी ये सब टेबल कंप्लीट करेंगे ना सारे कटायन। ग्रुप 3 के कटायन आते हैं 3, एक होता है Fe+3, एक होता है Al+3 और एक होता है Cr+3। 3 कटायन है ग्रुप 3 में। क्लासिफिकेशन का बेसिस हम बता चुके हैं अभी। ग्रुप 4 में आ जाओ। ग्रुप 4 में आते हैं 4 कटायन, Na+2, Cobalt+2, Co+2,
Mn+2 मैंगनीज और Zn+2, ये 4 कटायन होते हैं। अभी याद करने का तरीका भी बता देंगे, तुम लोग 12th में पढ़े भी होंगे। ये हो गया। ग्रुप 5 में जो कटायन होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है कैल्शियम+2, स्ट्रॉन्शियम+2 और बेरियम+2। कुछ लोग इसको उल्टा बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम बोलते हैं, बीएससी टाइप से बोलते हैं, बीएससी ठीक है। और ग्रुप 6 में होता है Na+ और K+ और Mg+2, ये कटायन। पहले अमोनियम भी यही पे होता था, बाद में अमोनियम को हटा के नए ग्रुप में डाल दिया गया, उसका नाम रख दिया गया ग्रुप 0। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायन एंड एनायन फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिएजेंट, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। कटायंस आर नोन एज बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स आर क्लासिफाइड या डिवाइडेड इन 7 ग्रुप्स, और ये सारे के सारे बेसिक रेडिकल्स होते हैं। इनको पहचानने के लिए आपको कुछ दिए जाते हैं, मतलब ये ग्रुप रिएजेंट्स, जिनके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। ग्रुप 0 का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 का जो ग्रुप रिएजेंट होता है, दोनों ही केसेस में ये होता है कि डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस, दोनों ही केस में पहले डाइल्यूट HCl डाला जाएगा, फिर H2S गैस पास कराई जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, कोई प्रेसिपिटेट बनता है नहीं बनता है? वो बनता है तो देखो क्या बनता है। इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, आपको पता है HCl वाले तो क्लोराइड पहले ही बन गए थे, ग्रुप 1 में सारे के सारे क्लोराइड थे। ग्रुप 2 में क्या होगा कि आपने H2S डाला हुआ है ना, तो सल्फाइड बनते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के सल्फाइड बनते हैं। कुछ ब्लैक होते हैं जैसे CuS, PbS और HgS, ये 3 सल्फाइड हैं जो ब्लैक कलर के हैं। PPT बना रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा हमने कलर ऑफ PPT, पहले देख लो फिर अभी टेबल बनाना। कलर ऑफ PPT, और ये क्या होता है दोस्त, ब्लैक, BLACK ऐसे लिख दे रहे हैं, ब्लैक, ठीक है भैया। तो अभी हो गए। कोई बोले सर इसमें कोई और भी कलर, बिल्कुल कलर होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं येलो वाले, अलग से लिखते हैं येलो वाले। जैसे AS2S3, ये येलो होता है। AS2S5, ये भी येलो होता है। दोनों का एक साथ बता रहे हैं ना भैया, दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2A ग्रुप 2B का। SnS2, ये भी येलो होता है। और CDS, ये भी, ये 4 येलो होते हैं, 4 येलो PPT हैं। AS2S3, AS2S5, SnS2 और CDS, ये हैं येलो, येलो। ऑनलाइन वालों दिख रहा है तुम लोगों को भैया ये कलर? अरे ऑनलाइन वालों को दिख रहे हैं। अच्छा येलो। अभी और भी कटायन है इसमें, ब्राउन भी है और ऑरेंज भी है। तो जगह तो है नहीं, ऑरेंज वालों को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऑरेंज वाले पहले लिख दे रहे हैं। ऑरेंज वाले होते हैं Sb2S3 और Sb2S5। Sb2S3 एंटीमनी वाले, सिर्फ यही तो होते हैं, Sb एंटीमनी, Sb2S3 और Sb2S5, ये होते हैं ऑरेंज। एंटीमनी वाले हैं वो दोनों, यानी +3+5 ऑक्सीडेशन नंबर है उनके सल्फाइड, ये लिख दे रहे हैं ऑरेंज। और बचे इसमें अभी 2 जो होते हैं ब्राउन, एक होता है Bi2S3 और एक होता है, ये किनारे लिख दे रहे हैं, Bi2S3 और एक होता है SNS, ये होते हैं ब्राउन, ब्राउन। ये ऑनलाइन वाला सबसे लास्ट में दिख रहा है तुम लोगों को, ऑफलाइन वाले तो सब सामने बैठे हैं। Bi2S3 और SNS लिख लोगे भैया तुम लोग, SNS PPT होते हैं ये, है ऑनलाइन वालों नहीं दिख रहा है क्या? अबे इसको वे ये, चलो हम बता देते हैं, अभी अभी बता देंगे, ठीक है। सुनो, अभी जब बोलेंगे तो फिर से देखना, ये Bi2S3 है और SNS है। अरे सारे कटायन इंक्लूड करने हैं ना हमें,
तो हमने Hg, Pb और कॉपर तीनों के ब्लैक लिख दिए हैं, As2S3, As2S5 और CdS येलो लिख दिया है हमने, SnS2 भी। और ये बिस्मथ एंटीमनी Sb3, Sb2S3, Sb2S5 ऑरेंज लिखा हुआ है। भैया दो ही कटायन तो बचे, एक आपका बचेगा Bi2S3 क्योंकि बिस्मथ है ना +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, Bi2S3 और SNS टिन की +2 ऑक्सीडेशन नंबर, वो लिख दिए लास्ट में ब्राउन कलर के, है ना भैया। बताओ दोस्त समझ में आ रहा है? किनारे दिक्कत हो रही थी, यहाँ लिख देते हैं, रुक जाओ यहाँ लिख देते हैं अगर दिक्कत है किसी को। तो ये Bi2S3 और SNS ये PPT है और ये है ब्राउन, और डाइल्यूट HCl प्लस H2S ये है ग्रुप रिएजेंट, H2S गैस। लास्ट में हटा देते हैं इसको, ये ऑरेंज हो गया है बस। अब दिखा भैया ऑनलाइन में तुम लोगों को, अब तो कोई समस्या नहीं है। देखो साले अब भी नहीं बता रहे हैं कौन सा कलर था ये। अच्छा ऑरेंज, अभी देख लो। चलो ये ऑरेंज हो गया। फिर सुनो, ये वाले ग्रुप के जो बचे हैं ग्रुप 3 के, इसमें 3 हाइड्रोक्साइड होते हैं। एक होता है FeOH होल थ्राइस, हाइड्रोक्साइड होते हैं, लेकिन पहले ग्रुप रिएजेंट लिख दें इनका। इनका ग्रुप रिएजेंट जो होता है तो वो होता है NH4Cl, ऐसे NH4Cl सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और इसमें डालते हैं NH4OH एक्वस फॉर्म में, NH4Cl और NH4OH, ये ग्रुप रिएजेंट है। और इस ग्रुप रिएजेंट को डालने के बाद इनके जो कलर बनते हैं, एक बनता है FeOH होल थ्राइस, पहले हमको लिख लेने दो फिर हमें भी बताते हैं। FeOH होल थ्राइस, दूसरा बनता है AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा बनता है CrOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, ये तीनों बनते हैं। FeOH होल थ्राइस जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, PPT होते हैं ये सब, PPT, ये भी PPT और ये भी PPT, ये होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन PPT। और जो ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है जिलेटिनस व्हाइट PPT, जिलेटिनस व्हाइट PPT। और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्त, ये होता है ग्रीन PPT, ग्रीन, ग्रीन। ये ऑनलाइन वाले तुम लोग इसको देख पा रहे हो भैया? ग्रीन, बोर्ड छोटा ही पड़ गया है ना। हेलो, नहीं बताओगे? यस सर। अच्छा, जिलेटिनस व्हाइट ग्रीन। फिर आते हैं ग्रुप 4 पे। ग्रुप 4 में क्या है? ग्रुप रिएजेंट। जो ग्रुप 3 का रिएजेंट है ना, उसी में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की जाती है। जैसे पहले ग्रुप 3 का रिएजेंट तुम बोरो कर लो, जो कि होता था NH4Cl सॉलिड प्लस NH4OH, ये होता था। और मेरे भाई इसी में तुम H2S गैस पास करा दो, H2S गैस पास करवा दो। जैसे तुम ग्रुप 1 में लेते थे डाइल्यूट HCl, और ग्रुप 2 में क्या किया? डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस, तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ग्रुप रिएजेंट। तो ऐसे ग्रुप 3 में क्या हुआ? NH4Cl प्लस NH4OH, और ग्रुप 4 में क्या हुआ? इसी रिएजेंट में H2S गैस एक्स्ट्रा कर दिया। समझ रहे हो भैया? इनके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, सल्फाइड बनते हैं, NiS और COS, ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के, ब्लैक PPT होते हैं ये, ब्लैक। जो MnS होता है वो होता है लाइट पिंक कलर का, बेबी स्किन कलर का, लाइट पिंक। और जो लास्ट में ZnS होता है वो PPT होता है व्हाइट। ये सब प्रेसिपिटेट है क्योंकि हमने लिखा है कलर ऑफ PPT, तो इधर जो अगर लिख रहे हैं हम वो सब PPT हैं। ये दोनों होते हैं ब्लैक, MnS और COS, ये होता है पिंक और ये होता है व्हाइट, ये ऐसे। तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप 4। ग्रुप 5 में आओगे अगर, तो ग्रुप 5 में अगर आप देखोगे तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुप 5 वाला। इसमें ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3
और इसमें भी 3 पीपीटी आते हैं। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, और एक होता है बेरियम कार्बोनेट। इन सब के व्हाइट पीपीटी होते हैं। बस इतना होता है। लास्ट वाले ग्रुप में कोई पीपीटी नहीं बनता, ना ही उसका कोई ग्रुप रिएजेंट है। लास्ट वाले में ना ही कोई पीपीटी है और ना ही कोई रिएजेंट है लास्ट वाले के लिए। अब इसको हम थोड़ा अलग अलग कर दें। ग्रुप रिएजेंट वाला कॉलम ऐसे, ये ग्रुप रिएजेंट वाला कॉलम है। इसमें थोड़ा सा ऐसे लेके बनाना पड़ेगा ना भैया, जगह ही नहीं तो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये ऐसे है और ये तो हो गया ना। अब समझ में आ रहा है कुछ? बताओ ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को फिर से बता देते हैं। हमने क्या बोला है, जैसे पढ़ाया आपको भी, identification of cation and anion from given sample of salt with the help of suitable laboratory reagent is known as qualitative analysis। cations को बोलते हैं बेसिक रेडिकल, anion को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। सबसे पहले बेसिक रेडिकल पढ़ रहे हैं। बेसिक रेडिकल हमारे सीबीएसई और आईएससी और आईआईटी सबके सिलेबस को मिला के इतने ही कटायन बनाए गए। इनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप 0 में सिर्फ एक कटायन होता है, कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं, तो कलर क्या आएगा। ग्रुप 1 में सिर्फ 3 कटायन होते हैं, एजी प्लस, मर्क्यूरस और पीवी प्लस 2। डाल्यूट HCl इसका ग्रुप रिएजेंट होता है। 3 प्रेसिपिटेट बनते हैं, तीनों मेटल के क्लोराइड होते हैं, व्हाइट पीपीटी होते हैं। ठीक है भैया। ग्रुप 2 को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, 2A और 2B। 2A में ये इतने कटायन होते हैं, है ना। कौन कौन से कटायन है देख लो एक बार, नहीं तो भी Hg+2, Pb+2, Cu+2 और Cd+2। कैडमियम है ये, Cd है ना भैया। और Bi+3 भी है। ग्रुप 2B में क्या है, Sn+2, Sn+4, As+3, As+5, Sb+3, Sb+5। ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, डाइल्यूट HCl + H2S गैस। इसमें Bi2S3 और SNS ब्राउन कलर के होते हैं, CuS, PbS, HgS ब्लैक कलर के होते हैं। As2S3, As2S5, SNS2, CdS येलो पीपीटी होते हैं। Sb2S3, Sb2S5 ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं। ग्रुप 3 में FeAlCr+3 होता है, सारे +3 ऑक्सीडेशन नंबर में। ग्रुप रिएजेंट NH4Cl + NH4OH है। FeOH होल थ्राइस रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी। FeOH होल थ्राइस के बाद AlOH होल थ्राइस जेलाटिनस व्हाइट कलर का पीपीटी, और CrOH होल थ्राइस ग्रीन कलर का पीपीटी है ना भैया। फिर आता है निकल+2, कोबाल्ट+2, Mn+2, Zn+2 ग्रुप 4 में। इसमें ग्रुप रिएजेंट है NH4Cl + NH4OH + H2S गैस, मतलब ग्रुप 3 का जो रिएजेंट था उसी में एक्स्ट्रा H2S ऐड कर दिया, ग्रुप 4 का रिएजेंट बन गया। और इसमें NiSCOS ब्लैक पीपीटी आते हैं, सल्फाइड बनते हैं ऑब्वियसली। MnS होता है पिंक पीपीटी, ZnS होता है व्हाइट पीपीटी। अमोनियम कार्बोनेट जो होता है, ये होता है ग्रुप रिएजेंट इसका, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब के कार्बोनेट बनते हैं, व्हाइट पीपीटी। लास्ट वाले में कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, इसलिए लिखा है डैश। कोई कलर नहीं बनता, पीपीटी नहीं बनता तो कलर कैसा करेंगे। ये है तुम्हारे बेसिक रेडिकल। पहले इनको कॉपी कर लो, फिर इनको याद करने का तरीका बताते हैं। ठीक है ऑनलाइन वालों, तुम लोग बताओ भैया। यस सर। दिख रहा है कोई चीज समझ, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ना दिख रहा हो। तो इसको कॉपी करो, हम तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको कॉपी कर लो, फिर समझाते हैं 1 बाय 1। जल्दी करो, बहुत कुछ समझाना है। लास्ट क्या करो बेटा, ग्रुप 2A में लाल से नहीं दिख रहा जो लिखा हुआ है, जो पीपीटी। ये यस सर। Sb2S3 और Sb2S5 एंटीमनी की +3 ऑक्सीडेशन नंबर और +5 ऑक्सीडेशन नंबर के सल्फाइड है ये, और ऑरेंज कलर के सल्फाइड है। Sb2S3 और Sb2S5 ऑरेंज कलर के सल्फाइड है। जल्दी कॉपी करो, कॉपी करो जल्दी से। Sb2S5 और Sb2S3 ये ऑरेंज कलर के सल्फाइड। देखो दोस्त, हमने आपको ये सारे बेसिक रेडिकल्स बताया, और बेसिक रेडिकल बताने के बाद अगर वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो उनका कलर क्या होता है ये पता लग गया। आप लोगों ने देखा कि भाई ग्रुप 0 में सिर्फ अमोनियम कटायन है जिसमें कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। लोग कहीं कहीं NaOH बोलते हैं,
कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता, कि इसका मतलब अमोनियम कभी जिंदगी में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। इससे 2-4 पॉइंट्स और क्लियर होते हैं कि पूरे केमिस्ट्री में ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल। वैसे ही आप जानते होंगे ऑल नाइट्रेट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल, ऑल नाइट्राइट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2, ऑल एसिटेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag और मर्क्यूरस के। अभी लिखवा दे रहे हैं एक एक करके, है ना भैया, कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे। ग्रुप 1 में कटायन होते हैं Ag प्लस और मर्क्यूरस आयन Hg2 2 प्लस और Pb+2। डाल्यूट HCl होता है ग्रुप रिएजेंट, है ना भैया। और डाल्यूट HCl के बाद ये AgCl, Hg2Cl2 और PbCl2 उनके व्हाइट PPT होते हैं। तुम सोच रहे होगे सर हमने तो सुना था सारे के सारे क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं। नहीं, पूरे केमिस्ट्री में ऑल मेटल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट 3 मेटल क्लोराइड। ये 3 मेटल क्लोराइड ऐसे होते हैं AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2 जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी पूरे केमिस्ट्री में सारे मेटल क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं। कोई बोले सर HgCl2 के बारे में क्या ख्याल है, तो हम HgCl2 की अगर देखोगे तो सॉल्युबल है, Hg2Cl2 इनसॉल्युबल है। अभी लिखवा देते हैं स्टेटमेंट, पहले सुन लो। तो ये भी हो गया कि ये 3 मेटल क्लोराइड है जो इनसॉल्युबल है। लकीली वो तीनों ही व्हाइट PPT होते हैं, AgCl, Hg2Cl2 और PbCl2, है ना भैया। फिर आता है हमारे पास ये ग्रुप 2A और ग्रुप 2B। क्लासिफिकेशन का बेसिस बता दिया हमने। ग्रुप 2A में क्या है Hg+2, Pb+2, Cu+2, Cd+2 और ये Bi+3। और ग्रुप 2B में क्या है, ये जो SN के टिन वाले +2 +4 ऑक्सीडेशन नंबर, एंटीमनी वाले और आर्सेनिक वाले +3 +5 ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस ग्रुप रिएजेंट होता है। इनमें कुछ होते हैं ब्राउन कलर के जो Bi2S3 और SNS है। ब्लैक कलर के PPT होते हैं CUS, PBS, HGS, AS2S3, S2S5, SNS2, CDS येलो PPT होते हैं और SB2S3, SB2S5 ऑरेंज कलर के PPT होते हैं। FeAlCr लिखा हुआ है ग्रुप 3 में। FeAlCr तीनों +3 ऑक्सीडेशन नंबर में तीनों के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, क्योंकि आपने NH4Cl, NH4OH ग्रुप रिएजेंट लिया है। एक रेडिश ब्राउन कलर का हाइड्रोक्साइड, एक जिलेटिनस व्हाइट कलर का हाइड्रोक्साइड, एक CrOH होल थ्राइस ग्रीन कलर का हाइड्रोक्साइड, PPT है। ग्रुप 4 में आओगे तो निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और Zn+2 NH4Cl, NH4OH, H2S गैस जो होती है ये होता है ग्रुप रिएजेंट। और ग्रुप रिएजेंट ये डालने के बाद अगर आप देखोगे तो NiSCOS ब्लैक PPT, MnS का पिंक PPT, ZnS का व्हाइट PPT, है ना भैया। और लास्ट में Ca+2, Sr+2, Ba+2 अमोनियम कार्बोनेट ग्रुप रिएजेंट है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट के व्हाइट PPT। और लास्ट वाले में कोई PPT बनता नहीं, क्योंकि कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। याद करने का तरीका ऐसे ही बोलते थे जैसे क्लास में बताते हैं, वैसे ही KNAMG, मतलब इसको बोलते हैं कहो ना मुझसे, है ना दोस्त। ऐसे याद करने का तरीका है, मन करे तो याद कर लो, कहो ना मुझसे। और BSc मतलब जानते हो, बैचलर ऑफ साइंस वाला BSc मतलब बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। या तुम लोगों ने कार, स्कूटर, बाप सुना होगा, ऐसे ही कार फिर स्कूटर फिर बाप, जो भी चाहो याद कर लो। 12th पास हो तुम लोग, कोई ऐसा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बोलते हैं निकोमंजन, निकोमंजन, है ना दोस्त। ये कार, स्कूटर, बाप में सारे व्हाइट PPT आते थे। निकोमंजन में नहीं करोगे मंजन तो दांत काले काले रहेंगे, है ना, ऐसे तो निको समझते हो। अबे नहीं करोगे निको तो जो दांत होंगे ब्लैक कलर के रहेंगे। थोड़ा बहुत अगर मंजन तुमने किया तो हल्के से पिंक होंगे, ज्यादा करोगे सफेद हो जाएंगे। ऐसे याद नहीं करते हैं। अरे नहीं करोगे तो पूरे ब्लैक, हल्का सा करोगे तो मैंगनीज वाला, मतलब हल्का सा मंजन अगर शुरू किया तुमने तो लाइट पिंक होगा, और ज्यादा करोगे तो पूरा एकदम क्लीन, है ना। मिंट वाला जो ऐड नहीं आता था, लाइट वाइट जलती थी। अबे वो कुछ कौन सा होता था, फ्लोरमिंट नहीं, हैप्पीडेंट व्हाइट। तो वैसे जिंक वाला, जिंक व्हाइट कलर का होता भी है। तो जिंक सल्फाइड क्या है, व्हाइट PPT है। पहले ब्लैक PPT, फिर पिंक PPT, फिर व्हाइट PPT। और अगर फील करके करोगे तुम, जैसे FeAlCr जैसे होता है ना, फील करके मंजन करना, FeAlCr मतलब फील करना। तो फील, Fe का मतलब क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर। एल्यूमिनियम का कोई भी चीज आपने आज तक कलर नहीं देखी होगी। एल्यूमिनियम हमेशा जिलेटिनस व्हाइट है। क्रोमियम आप जानते हो ग्रीन ग्रीन हमेशा बोलते नहीं, क्रोमियम का ग्रीन PPT आ गया, क्रोमियम उसका हाइड्रोक्साइड का ग्रीन PPT, Cr2O3 का ग्रीन PPT। तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है भैया।
और देखो दोस्त, फिर आते हैं हम लोग ग्रुप 2, कहाँ चले गए? इसमें ग्रुप 2A ग्रुप 2B में, जैसे मर्क्यूरी, लेड और ये सब ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे ही मर ले कुत्ते, समझते हो ना, ऐसे ही मर्क्यूरी मतलब मर, लेड मतलब ले, सीयू मतलब कुत्ते, तो मरले कुत्ते मतलब काले काले हैं ये लोग, ऐसे ही CUS PBS है ना। अरे सड़क पे कुत्ते स्ट्रे डॉग्स होते नहीं है ब्लैक कलर के जनरली, तो ऐसे ही बता रहे हैं, कुत्ते मरले कुत्ते मतलब ब्लैक कलर के। देखो याद करने का तरीका है, एक तरीका जिस तरह तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारी और कोई फीलिंग्स हो याद कर लेना, है ना। और भिखारी भिखारी जो होते हैं गंदे से बने रहते हैं, तो ब्राउन कलर के ऐसे मान लो उनको, है ना दोस्त। अरे ऐसे ही याद कर लो। आर्सेनिक के सल्फाइड जितनी, वैसे जनरली जितने कंपाउंड होते हैं, कुछ आपने देखा होगा, या हम आपको बता दें, किसी कंपाउंड में जितने ज्यादा सल्फर की एक्सेस होती जाती है, सल्फर की एक्सेस, वो येलो या ब्राइट कलर की तरफ चले जाते हैं। जैसे जनरली अगर सल्फर किसी कंपाउंड में बहुत ज्यादा हो गया, जैसे मस्टर्ड ऑयल है उसमें भी सल्फर होती है, येलो कलर का होता है सरसों का तेल, वैसे सल्फर अगर किसी कंपाउंड में बहुत ज्यादा होती है तो उसका कलर येलो होता है, या येलो जैसा ब्राइट होता है, येलो जैसा। तो जैसे AS2 S3 AS2 S5 SnS2, इन सब में सल्फर खूब ढेर सारे दिख रहे हैं आपको, येलो कलर के हैं। एंटीमनी वाले की खास बात क्या है कि उसमें भी सल्फर एक्सेस में तो है, Sb2S3 Sb2S5, लेकिन येलो नहीं, ऑरेंज भी एक तरह से ब्राइट ही होता है, येलो से मिलता जुलता नहीं है, येलो से आप ऑरेंज की तरफ बढ़ सकते हो अगर ब्राइट कलर। तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि सर SNS और SnS2 में क्या देखेंगे, तो SNS में एक सल्फर है, SnS2 में क्या है, दो सल्फर है, तो जिसमें ज्यादा सल्फर है उसका कलर कैसा आ रहा है, येलो आ रहा है, कम सल्फर वाले का कलर इसमें ब्राउन आ रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही बाकी आप हल्का फुल्का करके याद कर सकते हो, याद कर लोगे अपने हिसाब से। अब इसमें से क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं इतना याद हो जाएगा, लिख तो चुके ही हो, इतना याद कर लोगे दोस्त। अब देखिए कुछ जनरल पॉइंट्स है, पहले जनरल पॉइंट्स लिखिए जरा, लिखिए जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स ऐसे ही क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखो। पहला पॉइंट, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल। ऑल अमोनियम सॉल्ट, जितने भी अमोनियम के सॉल्ट होते हैं, दे आर 100% वाटर सॉल्युबल। ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल। ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल, है ना भैया। नेक्स्ट लिखो, ऑल नाइट्रेट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल। कोई भी मेटल नाइट्रेट हो, ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल। ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल। ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल, ठीक है भैया। ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर 100% वाटर सॉल्युबल। अगला पॉइंट, ऑल नाइट्राइट्स आर, ऑल मेटल नाइट्राइट्स, नाइट्राइट NO2 जो लगा होता है, all metal nitrites are water soluble except AgNO2, हाँ ठीक है। all metal nitrites, nitrite में nitrites are water soluble except, all metal nitrites are water soluble except AgNO2, AgNO2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all metal chlorides are water soluble except, all metal chlorides are water soluble। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है लिखो, ऑल मेटल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, ऑल मेटल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्लोराइड की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट ये तीनों क्लोराइड लिख लो, कहाँ गए ये वाले, AgCl Ag2Cl2 और PbCl2, एक्सेप्ट ये तीनों मेटल क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं। ऑल मेटल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट ये AgCl Hg2Cl2 और PbCl2, समझ रहे हो भैया। ये हो गया, आगे बताएं। देखो इन सबके ब्रोमाइड और आयोडाइड भी सॉल्युबल होते हैं, इन्हीं तीनों मेटल्स के, लिखो
इन्हीं मेटल्स के ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर, इन्हीं तीनों मेटल, अरे ग्रुप 1 वाले में इन तीनों के ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर इनसॉल्युबल एज वेल। इन तीनों के ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो भी इनसॉल्युबल होते हैं। उनके कलर अलग अलग होते हैं, व्हाइट नहीं होते वो, लेकिन प्रेसिपिटेट होते हैं वो सब के सब। ये जो ग्रुप 1 में कटायन लिखा हुआ है ना, इनके चाहे क्लोराइड बना दो, इनके चाहे ब्रोमाइड बना दो, और इनके चाहे आयोडाइड बना दो। समझ में आ रहा भैया? ये सब के सब इनसॉल्युबल होंगे। आपको पता है AgCl का लाइट येलो पीपीटी और AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है, AgBr का पेल येलो, लाइट येलो, क्रीम येलो पीपीटी होता है, AgI का इंटेंस येलो पीपीटी होता है। हो गया AgCl, AgBr, AgI। Hg2Cl2 का पीपीटी व्हाइट होता है, Hg2Br2 का ग्रीन होता है, एंड सो ऑन। Pb+2 PbCl2 का पीपीटी व्हाइट, PbBr2 का भी क्रीम कलर का पीपीटी होता है, PbI2 का येलो पीपीटी होता है। समझ रहे हो? इतना क्लियर हुआ? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। सुनो साले पहले, तो जो मर्क्यूरिक होता है, मर्क्यूरिक Hg+2, इसका क्लोराइड, जैसे इसका क्लोराइड क्या होगा Hg2Cl2, इसका क्लोराइड क्या होगा HgCl2। भैया Hg2Cl2 जो होता है वो इनसॉल्युबल है, लेकिन HgCl2 सॉल्युबल होता है। समझ रहे हो? तो लिख लो अलग से कहीं पॉइंट, वहीं पे लिख लो कि Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस Hg2Cl2 इज इनसॉल्युबल, Hg2Cl2 इज इनसॉल्युबल। और लिखो HgCl2 इज सॉल्युबल, HgCl2 इज सॉल्युबल। मर्क्यूरिक क्लोराइड मतलब HgCl2 सॉल्युबल और Hg2Cl2 वो इनसॉल्युबल है। ठीक है भैया? आगे बताएं। सिल्वर में एक मिनट, हो गया सबसे? ऑनलाइन वालों तुम लोग दोस्त बताओ भैया। यस सर। अच्छा, एक काम और सुनो। मर्क्यूरी का लेकिन आयोडाइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। जो Hgi2 है वो रेड कलर का पीपीटी होता है। लिखो Hgi2, Hgi2 लिखना अलग से कहीं पे। अबे Hgi2 इज रेड कलर्ड पीपीटी। Hgi2 की बात कर रहे हैं हम अलग से। कुछ कुछ फैक्ट बेस्ड तो याद होने चाहिए, कुछ फैक्ट बेस्ड भी चीजें तो होती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ क्लियर हो रहा है? अभी और देखो, और देखो, लिखो ऑल क्लोरेट्स जो होते हैं, ऑल क्लोरेट होते हैं ना, क्लोरेट, ऑल क्लोरेट्स आर सॉल्युबल, ऑल क्लोरेट्स आर सॉल्युबल, क्लोरेट आर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ठीक है भैया? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अभी और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखवाएंगे, छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन एक एक करके बताएंगे ना। जैसा अभी आपको बताएंगे कि पूरे केमिस्ट्री में कुछ सल्फेट होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। लिख लो, जब नाम बोल ही दिया तो लिखो कौन कौन से सल्फेट्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं दुनिया में। कोई मेटल सल्फेट की हाँ, मेटल सल्फेट पूछ रहे हैं, कौन कौन से मेटल सल्फेट इनसॉल्युबल है, बाकी सॉल्युबल है। लिखो ऑल मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट, ऑल मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट। हम बोल रहे हैं कि सारे मेटल सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, और एक्सेप्ट जिनको छोड़ के वो बताने जा रहे हैं। ऑल मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। देखो जगह नहीं है इसलिए हम बोलेंगे, लिख लेना कौन कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। देखो सब हमने बोला सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कौन से इनसॉल्युबल है सबसे पहले लिखो BaSO4 बेरियम सल्फेट, BaSO4 लिखा, BaSO4 ठीक। फिर लिखो SrSO4 स्ट्रोंशियम सल्फेट, BaSO4 SrSO4 ठीक। फिर लिखो तीसरा PbSO4 लेड सल्फेट। ठीक है दोस्त? क्लियर हो रहा है? फिर लिखो HgSO4, Hg, ये तो चार तो इनसॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली इनसॉल्युबल लिखा आपने। BaSO4 SrSO4 PbSO4 और HgSO4। दो और होते हैं उनको स्पारिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। एक लिखो आप लोग Ag2SO4
and CaSO4, Ag2SO4 and CaSO4, सिल्वर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट ये स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं। सिल्वर सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट ये स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं। सिल्वर सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट ये स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ? अब एक और चीज देखिए, इस टेबल के बेसिस पे हम कुछ चीजें आपको बताना चाह रहे हैं। देखो, कंक्लूड क्या करना है, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम लगता है भाई, ये आयनिक इक्विलिब्रियम इस टेबल को अभी इसलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम ये बोलना चाहते हैं इसका टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट आपको पता होना चाहिए। जो ये क्लोराइड लिखे हैं ना, ये तीनों क्लोराइड ये बताते हैं कि इन तीनों मेटल क्लोराइड के केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जानते हो ना केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन तीनों मेटल क्लोराइड के केएसपी की वैल्यू काफी कम है एज कंपेयर टू इन सारे मेटल के क्लोराइड। अगर आपसे कल को तुमसे कोई पूछे सपोज फॉर एग्जाम में कि AgCl का केएसपी ज्यादा है या NiCl2 का केएसपी ज्यादा है, तो बोलोगे NiCl2 का केएसपी ज्यादा है। अब जिसका केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है, इसका मतलब उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा ना, वो इनसॉल्युबल होगा। तो जो जितना ज्यादा इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, उसका केएसपी उतना ही कम होता है। जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होता है उसका केएसपी उतना ही ज्यादा होता है। तो जब जानते हो कि भैया ये तीनों मेटल क्लोराइड इनसॉल्युबल है, बाकी कोई भी मेटल क्लोराइड क्या होगा, सॉल्युबल, तो बाकी कोई भी मेटल क्लोराइड अगर सॉल्युबल है तो उसका केएसपी इन तीनों के मेटल क्लोराइड के केएसपी से ज्यादा कहा जाएगा, या इन तीनों मेटल क्लोराइड का केएसपी बाकी किसी मेटल क्लोराइड के केएसपी से कम होगा। नहीं समझ रहे हो? कोई बोले यही क्यों, तो जानते हो क्या होता है, जैसे हम एक काम करो, आपको एक बीकर दे दें, बीकर ले लो या टेस्ट ट्यूब ले लो, ये ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने सैंपल ले दिया, स्पैचुला से उठा के सैंपल डाल दो। तो सैंपल डालोगे इसमें सारे कटायन मिलेंगे। कौन कौन से कटायन होंगे? मान लो सपोज करो सारे कटायन है, सारे कटायन बोले तो ये NH4, सारे के सारे कटायन ये जो लिखे हैं ग्रुप 0 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे 6 सारे कटायन है इसमें। तो सारे कटायन है, तुम एक काम करो, पहले इसमें डायल्यूट HCl डालो। तो डायल्यूट HCl जब डालोगे तो वही कटायन प्रेसिपिटेट करेंगे जो ग्रुप 1 वाले हैं। जैसे सपोज करो आपके पास ग्रुप 1 वाले कटायन है, बाकी सारे कटायन है। तो जब तुमने डायल्यूट HCl डाला होगा तो डायल्यूट HCl डालने के बाद ग्रुप 1 वाले अपने क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या रहेगा, हो सकता है NiCl2, ZnCl2, MnCl2, AlCl3, CrCl3, FeCl3, सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सब कुछ क्या रहेगा, सॉल्युबल फॉर्म में एग्जिस्ट सब कर रहे होंगे, सारे क्लोराइड एग्जिस्ट कर रहे होंगे नीचे वाले, ये सारे के सारे क्लोराइड, MnCl2, BaCl2, MgCl2, NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, NiCl2, ठीक है, सब हो रहे होंगे, लेकिन प्रेसिपिटेट कौन करेंगे, सिर्फ ये वाले प्रेसिपिटेट करेंगे। बताओ बे, इसका मतलब बाकी सारे क्लोराइड भी हैं लेकिन उनके केएसपी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो सॉल्युबल है। जिनके केएसपी की वैल्यू कम थी वो प्रेसिपिटेट कर गए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्लोराइड ऑफ ग्रुप 1 या ग्रुप 1 मेटल क्लोराइड्स आर लेस एज कंपेयर टू ऑल अदर मेटल क्लोराइड्स प्रेजेंट इन द ग्रुप्स बिलो, जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं। समझ में आ रहा है भैया? ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ दोस्त। यस सर। यस सर। लिखिए जरा, लिखिए पॉइंट्स बना के, टेबल के बाद आपको कुछ पॉइंट लिखना है ना, लिखिए केएसपी वैल्यू, केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी ऑफ केएसपी के कैपिटल और एसपी सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं ना, केएसपी वैल्यू ऑफ ग्रुप 1 मेटल क्लोराइड्स आर लेस, केएसपी वैल्यू ऑफ ग्रुप 1 मेटल क्लोराइड, केएसपी वैल्यू ऑफ ग्रुप 1 मेटल क्लोराइड, ग्रुप 1 मेटल क्लोराइड में अगर लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में वही लिख लो AgCl, Ag2Cl2, BbCl2। केएसपी वैल्यू ऑफ ग्रुप 1 मेटल क्लोराइड जैसे कि AgCl, Ag2Cl2 और PbCl2। तो केएसपी वैल्यू ऑफ ग्रुप 1 मेटल क्लोराइड्स आर लेस एज कंपेयर टू ऑल अदर मेटल क्लोराइड्स प्रेजेंट बिलो, बिलो का मतलब नीचे वाले। केएसपी वैल्यू ऑफ ग्रुप 1 मेटल क्लोराइड्स आर लेस, कम है, एज कंपेयर टू केएसपी वैल्यू ऑफ ऑल अदर मेटल क्लोराइड प्रेजेंट बिलो इन डिफरेंट ग्रुप्स। अरे ग्रुप 1 के बाद वाले ग्रुप में,
present below in different groups. KSP value of group 1 metal chlorides are less as compared to KSP value of all other metal chlorides present in different groups. present in या नीचे वाले, ठीक है, हो गया। जानते हो एग्जाम में कैसे दे सकता है? कोई बोले भैया स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, दो उनके केएसपी कंपेयर करो, लोग परेशान हो जाओगे, बोलोगे ऐसे केएसपी हम याद करते घूमेंगे क्या? याद नहीं करना है तुमको, बस ये देखना है कि अरे ये इनसॉल्युबल था इसलिए ऊपर वाले ग्रुप पे रखा गया है, जो सॉल्युबल होते हैं वो नीचे वाले ग्रुप पे रखे जाते हैं। कल को कोई बोले AgCl और NiCl2 में बताओ केएसपी किसका ज्यादा होगा, बोल देना NiCl2 का ज्यादा होगा, वो सॉल्युबल है। समझ में आ रहा है? तो इस टेबल से भी काफी कुछ क्लियर हो रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज जाने बिना भी हम लोग उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है भैया? हाँ, रेगुलर ट्रेंड है। अगला देखिए जरा, नेक्स्ट वाला, जल्दी करो भैया, बता रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं। चलो हाँ बताओ। हाँ देखा अभी रुको, क्लास में, क्लास निकल के बात करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ भैया, क्या? हाँ भाई, काहे मुस्कुरा रहे हो तुम लोग? बातें कर रहे हो? कौन सी बातें कर रहे हो भैया? चलो लिखो, देखो ग्रुप 2 वाले में क्या है, फिर देखो सुनो हमारी बात सुनो। ऐसे करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में सैंपल को डाल दिया जाता है। सैंपल को डालने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं। ठीक है, मान लो डाइल्यूट HCl डाला तुमने, कोई प्रेसिपिटेट, मान लो सपोज करो आपने सैंपल लिया, डाइल्यूट HCl डाला, अगर व्हाइट पीपीटी आ गया तो इसका मतलब ग्रुप 1 वाले कटायन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, यही तो कहोगे। अब कौन है इन तीनों व्हाइट में से, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, तो अभी देखेंगे कौन है, उनका अलग अलग सेपरेट करेंगे। ठीक, कोई बोले सर हमने सैंपल लिया है ना, स्पैचुला जो होता नहीं चम्मच, लैब में जो स्कूल में देखा होगा तुम लोगों ने, छोटा सा स्पून टाइप से होता है, स्पैचुला बोलते हैं, उससे डाला सैंपल, नीचे व्हाइट कलर का सैंपल आ जाएगा। सपोज करो तुमने डाइल्यूट HCl डाला और व्हाइट कलर नहीं आया, पूरा का पूरा सॉल्युबल हो गया, वो ऐसे आपने शेक किया पूरा का पूरा सॉल्युबल है, तो इसका मतलब ग्रुप 1 वाले कटायन तो नहीं प्रेजेंट है, तभी तो सॉल्युबल हो गया। अब एक काम करो, इसको फेंको नहीं, इसको ले रहो ऐसे लेयर, और इसी में क्या करो तुम H2S गैस पास करा दो। देखो ना, तो अगर तुमने H2S गैस पास कराया और ग्रुप 2 वाले कटायंस प्रेजेंट हुए, अगर बिस्मथ और टिन हुए तो ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में आ जाएगा, अगर कॉपर और लेड या Hg हुआ तो ब्लैक पीपीटी आ जाएगा, अगर ये हुए तो येलो आ सकते हैं, ये हुए तो ऑरेंज आ सकते हैं। इसका मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक ही लाइन में कराया जा सकता है। अगर ग्रुप 1 नहीं है तो ग्रुप 2 वाला आ जाएगा, सिर्फ H2S गैस ही तो पास कराना है। क्या हुआ भैया, फिर से देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले स्पैचुला से सैंपल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सैंपल, उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं तो बोलते हैं OS बन गया, जानते हो, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाता है, OS बन गया। फिर उसमें डाइल्यूट HCl डाल लो, डाइल्यूट HCl डालने के बाद अगर व्हाइट पीपीटी आ गया तो इसका मतलब है ग्रुप 1 वाले कटायंस प्रेजेंट है। सपोज करो आपने डाइल्यूट HCl डाला और व्हाइट पीपीटी नहीं आया, तो इसका मतलब ग्रुप 1 वाले कटायंस एब्सेंट है। तो इसको फेंको नहीं, बार बार थोड़ी तुम जाओगे वॉश करने फेंकोगे, उसी में H2S गैस पास करा दो। अगर ग्रुप 2 वाले कटायंस होंगे तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट्स आना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? अगर ब्लैक पीपीटी आया तो आप समझ जाओगे ये होंगे, येलो आया तो ये, ऑरेंज होगा तो ये, ब्राउन आया तो ये। लेकिन 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 सपोज करो आपने क्या किया, स्पेचुला से सैंपल लिया, व्हाइट कलर का पाउडर आ गया, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, OS बन गया, शेक कर लिया, सॉल्युबल हो गया, OS बन गया। डाइल्यूट HCl डाला, देखा कोई प्रेसिपिटेट नहीं, वैसे ही रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉल्युबल, तो इसका मतलब ग्रुप 1 एब्सेंट। H2S गैस पास किया उसी में, तो देखा भाई फिर भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो इसका मतलब ग्रुप 2 भी एब्सेंट है कि नहीं। तो इसका मतलब ना तो ग्रुप 1 है ना तो ग्रुप 2 है, उसको जाके फेंक दो सैंपल को, टेस्ट ट्यूब को रिंस करो अपना बढ़िया से, हाथ पर डाल के, जो भी ऐसे करते ना, रिंस कर लो, वॉश कर लो। अरे होता नहीं वॉश करने वाला वहां पे, रिंस करके फिर आराम से आओ, फिर से सैंपल उठाओ, सैंपल उठा के इसमें डालो, ठीक, नीचे दिखेगा व्हाइट कलर का, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालो, डिस्टिल्ड वाटर डालोगे फिर ये सैंपल सॉल्युबल हो गया। अब ग्रुप 3 वाला रिएजेंट, थोड़ा सा NH4Cl स्पैचुला से उठा के डाल दो उसमें, और थोड़ा सा NH4OH ला के डाल दो उसमें,
NH4Cl और NH4OH अगर आपने डाल दिया है, और अगर ग्रुप 3 वाले कटायंस हैं उनमें, तो अगर आयरन होगा तो तुरंत आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी दिखेगा, अगर एल्यूमिनियम होगा तो जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी दिखेगा, और अगर क्रोमियम होगा तो ग्रीन पीपीटी दिखेगा। क्या किया है आपने, फिर से बता देते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं है, तो हम पता लग गया कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं है, तो ग्रुप 3 वाला टेस्ट करने जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में करते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, स्पेचुला से सैंपल लिया, डिस्टिल वाटर डाल के OS बना लिया, OS बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा NH4Cl डाला, फिर NH4OH डाला, है ना दोस्त, यही सीक्वेंस, NH4Cl पहले, NH4OH बाद में। तो अगर Fe हुआ तो आपको रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा, Al हुआ तो जिलेटिनस व्हाइट, क्रोमियम हुआ तो ग्रीन पीपीटी। लेकिन सपोज करो आपने स्पेचुला से सैंपल लिया, उसका OS डिस्टिल वाटर डाल के OS बनाया, NH4Cl NH4OH डाला, और भाई ये ना तो रेडिश ब्राउन, ना तो जिलेटिनस व्हाइट, ना तो ग्रीन, ये पीपीटी मिले ही नहीं। इसका मतलब ग्रुप 3 एब्सेंट है, ग्रुप 3 वाले कटायन एब्सेंट है। बताओ दोस्त, तो फेंको नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ H2S गैस ही तो पास करनी है, इसी मिला के H2S गैस पास कर दो। H2S गैस पास करोगे, अगर ग्रुप 4 वाले कटायंस हुए तो वह निकोमंजन वाला होता नहीं है, निके नहीं करोगे निकोमंजन, मतलब नहीं करोगे तो ब्लैक, पिंक और व्हाइट, ये आ जाएगा। और कोई बोले सर हमने H2S गैस पास किया फिर भी कोई कलर नहीं आया, इसका मतलब ना तो ग्रुप 3 है ना तो ग्रुप 4 है, सेट में किया जाता है ना, ग्रुप 1 2 एक सेट में, 3 4 एक सेट में, है ही नहीं इसमें, समझ में आ गया। तो इसका मतलब फिर से जाके टेस्ट ट्यूब के बाहर उसको फेंक दो, पानी वानी डाल के बढ़िया से रिंस करो, वॉश करो, है ना, वॉश करके फिर लेके आओ, हैंडल से ऐसे पकड़ा जा, जानते हो कुछ होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ऐसे होल्डर, होल्डर से ही पकड़ा जाता है। और फिर उसमें आपको कौन सा टेस्ट करना है, ये तो आप एक काम करो, सैंपल लो, सैंपल में थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालो, OS बन गया, फिर अमोनियम कार्बोनेट डाल दो। अगर ग्रुप 5 वाले कटायन हुए तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, अगर ग्रुप 5 वाले कटायन नहीं है तो व्हाइट पीपीटी नहीं आएगा। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है, प्रेसिपिटेट वाले कोई नहीं है, तो इसका मतलब है या तो ये होगा कैल्शियम पोटेशियम, ऊपर वाला तो अभी अलग से अमोनियम का टेस्ट कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है भैया। अमोनियम को भी पहले यही रखा गया था, मतलब पहले ये सारे प्रेसिपिटेट देख लेते तो नहीं आया, तो जब प्रेसिपिटेट नहीं आया तो इसका मतलब जो बाकी वाले कटायन होते हैं कौन से, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम अमोनियम, इन्हीं में से कोई होगा जिनके प्रेसिपिटेट नहीं बनते, समझ रहे हो। बाद में अमोनियम को ग्रुप 0 में डाल दिया गया, इसलिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं। क्या समझ में आ गया कैसे कैरिड आउट होगा ये, बताओ दोस्त, क्लियर है, बहुत बढ़िया दोस्त। तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं, ठीक, एक एक करके टेस्ट बताना शुरू करते हैं। लेकिन अभी तो हमने क्लोराइड के केएसपी की बात की थी, कोई बोले सर आपने सल्फाइड के केएसपी के बारे में नहीं बताया। हमारी बात सुनो, कॉमन आयन इफेक्ट जानते हो, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे एग्जाम में, सपोज करो हम आपसे बोले कि HGS का केएसपी ज्यादा होगा या ZNS का केएसपी ज्यादा होगा, बताओ। एग्जाम में सपोज करो एक ऑप्शन आ जाए, बोले बताओ किसका केएसपी ज्यादा है, तुम बोलोगे ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हम केएसपी वैल्यू रट के थोड़ी बैठे हैं, यही तो कहोगे, यही आर्गुमेंट करोगे, हमें कैसे पता है, तो फैक्ट बेस है, आईटी वाले गलत पेपर बनाते हैं, प्योर फैक्ट आता है, यही सोचोगे। लेकिन अगर तुम ये पढ़े हो तो वो सोचना नहीं चाहिए, बहुत सारे केएसपी ऐसे ही कंपेयर हो जाएंगे। कैसे, हम अगर पूछे भैया HGS का केएसपी ज्यादा है या MNS का केएसपी ज्यादा है, तुम बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा, हम तुम्हें बता रहे हैं। देखो, डायलूट HCl का मतलब क्या होता है, H प्लस ढेर सारा पड़ा है कि नहीं H प्लस है, अब उसमें तुम H2S गैस पास करोगे, H2S गैस कैसे रिलीज करती है, 2H प्लस प्लस सल्फाइड आयन बनाता है। अबे H2S को अगर आयनाइज होना होगा तो क्या तुम जानते हो H2S गैस जब आयनाइज करती है तो वो 2H प्लस प्लस सल्फाइड आयन बनाता है, यही तो बनाता है। सपोज करो तुमने H2S को ये बोला कि जाओ बेटा तुम वहां आयनाइज करो जहां पे पहले से ही H प्लस पड़ा हुआ है, तो H2S आयनाइज कर पाएगा क्या, उसका कॉमन आयन लगेगा। अबे H2S अकेले कहीं आयनाइज कर रहा था तो बना रहा था 2H प्लस प्लस सल्फाइड आयन। तुम बोलो इसको कि जाओ कहीं एसिडिक मीडियम में आयनाइज करो, तो बोलेगा भाई हमको वहां ना भेजो क्योंकि हम भी H प्लस निकाल रहे हैं और पहले से वहां पे H प्लस है, तो हम आयनाइज ही नहीं कर पाएंगे, यही तो है। तुमने यहाँ पे वही काम किया, सबसे पहले तुमने क्या किया था, डाइल्यूट HCl डाल दिया,
सैंपल में क्या किए थे भाई, डाइल्यूट HCl डाल दिए थे, तो इसका मतलब H+ एक्स्ट्रा हो गया था। फिर तुम उसमें क्या पास कर रहे हो, H2S गैस। तो ये H2S बोलेगा यार हम तो आयनाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि H+ हमें कॉमन आयन से दबा रहा है, पीछे धकेल रहा है कि आयनाइज नहीं होने देंगे तुमको, क्योंकि हम कॉमन आयन है। यही तो होगा। फिर भी अगर ये सब सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत थोड़े से सल्फाइड में ही ये प्रेसिपिटेट कर जा रहे हैं। नहीं समझ रहा हूँ? अबे H2S का आयनाइजेशन हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, उस थोड़े बहुत आयनाइजेशन की वजह से थोड़ा बहुत सल्फाइड बना है। तो अगर ग्रुप 2 वाले मेटल सल्फाइड प्रेसिपिटेट कर जा रहे हैं, तो इनको बोलेंगे भाई बड़े डेयरिंग टाइप से हैं, थोड़े से सल्फाइड में प्रेसिपिटेट कर गए। यही तो मानोगे? इसका मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ सल्फाइड से अगर ये प्रेसिपिटेट किए हैं, तो जो ग्रुप 2 वाले मेटल सल्फाइड है, इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम होगी। नहीं समझ रहे हो? बताओ भैया, ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ। साले बोलते नहीं हो, भगा देंगे अभी तुम लोग को। पूछते हैं साले, बोला करो तुम लोग, निकाल देंगे क्लास से भी। घर पे बैठ के चिल मारते हैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया दोस्त। देखो, ये ग्रुप 2 वाले मेटल सल्फाइड की जो KSP की वैल्यू है वो बहुत कम है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? अरे ग्रुप 4 वाले, क्योंकि जहां जहां सल्फाइड होगा वहीं वहीं तो कंपेयर करेंगे। कोई बोले इससे कैसे कंपेयर कर रहे हो? इसमें हम तुमको ये बोलेंगे, H2S गैस आयनाइज हो रहा है, अगर तुम इसके H+ को समहाउ कंज्यूम कर लो तो H+ जैसे जैसे बन रहा है उसको खत्म किए जा रहे हो, तो ये बताओ सल्फाइड आयन बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इक्विलिब्रियम। अबे जब H+ को तुम कंज्यूम कर लोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सल्फाइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इस H+ को कंज्यूम कैसे कर सकते हो? बेस की हेल्प से। और देखो दोस्त, इसमें NH4Cl प्लस NH4OH, आपको पता होगा बफर सॉल्यूशन होता है। बफर जानते हो? NH4OH और NH4 प्लस अगर एक साथ सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं तो उन्हें बफर बोलते हैं, बेसिक बफर बोलते हैं। NH4OH और NH4Cl का बेसिक बफर। और भैया इस बेसिक बफर में तुमने H2S डाल दिया, तो OH माइनस क्या करेगा, इससे H+ को कंज्यूम करना शुरू कर देगा। इसका मतलब H2S का डिसोसिएशन इस बेसिक बफर में ज्यादा होएगा। NH4Cl और NH4OH का जो बेसिक बफर है, H2S पूरा का पूरा आयनाइज कर जाएगा मेरे भाई। समझ रहे हो? तो जब H2S पूरा आयनाइज कर जाएगा तो ये सल्फाइड कितना बनेगा? बहुत ज्यादा नहीं बनेगा? बहुत ज्यादा। यहाँ पे सल्फाइड क्या बन रहा था? बहुत कम। यहाँ पे सल्फाइड क्या बन रहा है? बहुत ज्यादा। इसका मतलब ग्रुप 4 वाले मेटल सल्फाइड तब प्रेसिपिटेट किए हैं जब इनको ढेर सारा सल्फाइड दिया गया है, नहीं तो प्रेसिपिटेट ही नहीं कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा सल्फाइड लेके ये प्रेसिपिटेट किए हैं, इसलिए इसका मतलब इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। और थोड़े से ही सल्फाइड में प्रेसिपिटेट कर गए तो इसका मतलब इनके सल्फाइड की वैल्यू, KSP की वैल्यू कम होगी। तो कंक्लूजन आपको ये लिखना है कि ग्रुप 2 जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं उनके KSP की वैल्यू ग्रुप 4 मेटल सल्फाइड की KSP की वैल्यू से कम होती है ना? या ग्रुप 4 मेटल सल्फाइड्स जो होते हैं उनका लार्जर KSP होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 2 मेटल सल्फाइड। इन जनरल ये स्टेटमेंट ट्रू है दोस्त? बताओ भैया, क्यों दोस्त? यस सर। क्योंकि हाँ दोस्त, ग्रुप 2 वाले जो मेटल सल्फाइड होते हैं उनमें लेस अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयंस के, लेस अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयंस से ही प्रेसिपिटेशन मेटल सल्फाइड का हो जा रहा है। और ग्रुप 4 में क्या हो रहा है, जो मेटल सल्फाइड प्रेसिपिटेट किए हैं वो बेसिक बफर में हमें H2S को भेजना पड़ा, जिससे कि खूब सारा सल्फाइड हो जाए। मतलब H2S आयनाइज नहीं कर रहा था, तुमने उसको बेसिक बफर में डाला कि उसका सारा H+ खा गए तुम। जब सारा H+ खा गए तो क्या निकाल दिया? पूरा 100% सल्फाइड। उस 100% सल्फाइड ने इन सबके साथ प्रेसिपिटेट बनाया। सिर्फ H2S डाल दो तब भी नहीं प्रेसिपिटेट बनता ये, क्योंकि सिर्फ H2S में H2S को नॉर्मल आयनाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। समझ रहे हो? अगर सिर्फ H2S डाला जाता तो वो क्या बनाता? 2H+ प्लस सल्फाइड आयन। लेकिन इसमें बेसिक बफर डाल दिया तो बेसिक बफर ने सारे H+ को कंज्यूम कर लिया, सल्फाइड आयन को ढेर सारा रिलीज कर दिया। तो जब बहुत सारा सल्फाइड आयन बन गया तो इसका मतलब उसके बेसिस से ग्रुप 4 वाले प्रेसिपिटेट किए, ग्रुप 2 वाले बहुत कम सल्फाइड पे प्रेसिपिटेट कर जा रहे थे। बहुत कम सल्फाइड का मतलब क्या है कि भैया उनको तुम H2S जो आयनाइज कर रहा था, तुमने उसको आयनाइजेशन को भी धक्का दे दिया, तुम्हें आयनाइज होने ही नहीं देंगे, जाओ। तब भी बेचारा थोड़ा बहुत सल्फाइड दे रहा था, उसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट कर गए।
अगर तुम कॉमन आयन नहीं लगाते ना तो और आराम से हो जाता। अबे जो थोड़े से सल्फाइड में प्रेसिपिटेट कर गया, ज्यादा सल्फाइड पे प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने आपको बता दिया कि ग्रुप 2 वाले, तो इन जनरल अगर आज के बाद कोई पूछे HgS का KSP ज्यादा है या ZnS का KSP ज्यादा है, तो बोलोगे ZnS का KSP ज्यादा है। समझ में आ रहा है? लिखो बे। ये सब सारी कहानी लिखनी चाहिए तुम लोगों को। प्रवचन सुन रहा है साले, यहाँ पे रामदेव का चल रहा है प्रवचन। लिखो जरा, लिखो, इसमें हम तुमको अच्छा बता देते हैं फिर से। KSP वैल्यू ऑफ KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। KSP वैल्यू ऑफ group 2 metal sulfides are less. KSP value of group 2 metal sulfide. KSP value of group 2 metal sulfide. KSP value of group 2 metal sulfide are less as compared to KSP value of group 2 metal sulfides are less as compared to group 4 metal sulfide. As compared to, सुनो, as compared to KSP value of group 4 metal sulfide. KSP value of group 2 metal sulfide are less as compared to KSP value of group 4 metal sulfide. समझ में आ रहा है? KSP value of group 4 metal sulfide, ठीक हो गया? हिंट विंट करके लिख सकते हो वहीं पे कि ग्रुप 2 में क्या होता था कि H2S का आयनाइजेशन सप्रेस कर दिया जाता था, डिक्रीज या डिमिनिश कर दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ HCl। ग्रुप 2 में सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम था। बहुत कम क्यों था? क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ H2S वो है गेट सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो H2S का डिसोसिएशन बहुत कम होगा, तो इसका मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन में ही ग्रुप 2 वाले प्रेसिपिटेट कर गए अपने सल्फाइड के फॉर्म में, क्योंकि H2S का आयनाइजेशन तुमने होने ही नहीं दिया। अगर सिर्फ H2S डाल देते तो हो भी जाता, तब भी आराम से होता, लेकिन H2S के आयनाइजेशन को तुमने कॉमन आयन H+ की प्रेजेंस की वजह से एकदम डिमिनिश कर दिया, रिड्यूस कर दिया, सप्रेस कर दिया। समझ में आ रहा है दोस्त? इसलिए बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन पे ही ग्रुप 2 वाले प्रेसिपिटेट कर गए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सल्फाइड पे भी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सल्फाइड से। और ग्रुप 4 वाले में क्या हुआ? सिर्फ H2S डालने से काम नहीं चलेगा, ग्रुप 4 वाले प्रेसिपिटेट ही नहीं करेंगे। अगर ग्रुप 4 वालों को प्रेसिपिटेट करवाना चाहते हो तो मेरे भाई क्या करोगे? H2S को तुम्हें बेसिक बफर में डालना पड़ा। बेसिक बफर क्या होता है? जो POH कभी चेंज नहीं होने देता, ढेर सारा OH- रिलीज करता है ना। तो बेसिक बफर में डालोगे तो पूरा का पूरा H2S आयनाइज कर जाएगा किसमें? सल्फाइड में। मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फाइड निकाल सकते हो वो तुमने निकाल के दिया है, तब ग्रुप 4 वाले प्रेसिपिटेट किए हैं। ऐसे थोड़ी करेंगे वो लोग। अबे H2S से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फाइड कब निकलेगा? जब H2S 100% आयनाइज हो जाए, और उसको 100% आयनाइज कराने के लिए हमने NH4Cl और NH4OH का बफर सोल्यूशन लिया हुआ है। ये सैलिएंट फीचर्स है इस टेबल के। समझ में आ रहा है दोस्त? तो इसका मतलब है एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फाइड तभी बनेगा तब जाके ये प्रेसिपिटेट करेंगे। मतलब जैसे होते नहीं ना, हम करेंगे नहीं जब तक हमको ढेर सारा सल्फाइड न होगे। बहुत सालों के नखरे होते हैं इनके कि ढेर सारा सल्फाइड दो तब हम प्रेसिपिटेट करेंगे। समझ में आया दोस्त? तो इसीलिए इनके KSP की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इनकी KSP या इनका सल्फाइड की डिमांड ज्यादा है। समझ में आ गया दोस्त? तो हमेशा हम नीचे वालों से कंपेयर करते हैं। कोई बोले इनके सल्फाइड ऊपर, AG वालों के सल्फाइड से, उनसे कंपेयर नहीं करते। नीचे जो दिख रहे हैं नीचे वालों से कंपाइन कर, इसका कंपैरिजन नीचे वालों से किया, इसका कंपैरिजन नीचे वालों से किया, हाइड्रोक्साइड पे आते हैं। अगर हम आपसे पूछें FeOH होल थ्राइस का KSP और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KSP, हाइड्रोक्साइड जानते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KSP और FeOH होल थ्राइस का KSP, किसका KSP ज्यादा है? अबे इसका KSP ज्यादा, हाँ इसका ज्यादा है, इसका कम है। कम है तभी तो पहले प्रेसिपिटेट कर गया। जो पहले प्रेसिपिटेट कर गया इसका मतलब उसका KSP कम है। तो वैसे आप लिख सकते हो कि इन जनरल वी कैन से, लिख लो जरा, इन जनरल KSP of group 3 metal hydroxides,
KSP of group 3 metal hydroxide. In general, KSP of group 3 metal hydroxide. KSP of group 3 metal hydroxides are less as compared to. In general, KSP of group 3 metal hydroxides, group 3 metal hydroxides are less as compared to other metal hydroxides present below. As compared to other metal hydroxides present below. KSP value of group 3 metal hydroxides are less as compared to other metal hydroxides present below. समझ में आ गया दोस्त? क्लियर है? यस सर। अब ये Yes, sir. ये सारे के सारे टेबल याद रखना, और ये सारे टेबल और ये सैलिएंट फीचर्स बताए तुमको, इनके हिडन पॉइंट्स हैं ये सब भी याद रखना। ठीक है दोस्त, आगे चला जाए। चलो लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 0 कटायन अमोनियम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ट्रिक नहीं बताई आपने? एक मिनट रुक जाओ भैया, रुक जाओ, कुछ बता रहे हैं ऑनलाइन वाले। क्या कर रहे हो बेटा? ट्रिक नहीं बताई आपने, जैसे निकोमंजन वो सब वगैरह। अबे बताया तो निकोमंजन वंजन, तुम लेट ज्वाइन किए हो, कितना लग रहा है। अरे यार अब इसमें अब दे यार 12th पास बैच में ये सब बताएंगे, तुम लोग हंसते हो, सोचते हो कि हम तो जानते हैं सर, वही बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब क्या बता दें यार, याद कर लो अपने आप। अब नहीं फर्स्ट, हाँ रिकॉर्डिंग नहीं थी तब जब बताया था, बताया है दोस्त, अभी एक बार हल्का सा हिंट किया था, तुम लग रहा है बीच में डिस्कनेक्ट हो गए। अरे नया जब 11th 12th में जब नए नए होते हैं तो उनको बताने में थोड़ा मजा आता है। अब तुम लोग एक बार जान चुके, तुम लोग को बोरिंग सा लगता है, वही तो जानते हैं, वही बता, वही फील करवा रहे हैं, वही निकोमंजन करवा रहे हैं, मंजन करवा रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं ना लगता है। समझ रहे हो भैया? जानते हो, याद कर लेना इसको। चलो लिखो जरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम कटायन है, कितना पढ़ लेना दोस्त। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम कटायन। अमोनियम एक एक करके आपको हम सारे कटायंस का, मतलब ग्रुप 0 में है ना वो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम कटायन है भैया, को बता रहे हैं। होली यार, ये बांग वांग खाओगे तुम लोग क्या? इस साल नहीं खाओगे? इस साल नहीं खाना, एग्जाम के दिन तक चढ़ी रहेगी तुम्हारा। हाँ ये होता है दोस्त, सुना है ऐसा हमने कि लोग खाते वाते हैं तो उनको पढ़ने वढ़ने जाते हैं तो उनको बुक्स में जो लेटर दिखता है वो लेटर दिखता ही रहता है। नहीं मतलब तो पढ़ोगे केमिस्ट्री तो ऐसे CHE और फिर C में घुस जाओगे, C ऐसे देखोगे, मजा आएगा। और C में फिर वो जो कर्व नहीं होता उस पर चढ़ने शुरू कर दोगे, चलते चलते ऐसे ऊपर नीचे। बहुत ऐसा लोग बता रहे थे भाई, हम बहुत ऐसा सुना है हमने, और एक से एक हरकतें करते हैं लोग, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, सब अच्छी बात थोड़ी होती है वो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम कटायन। देखो दोस्त, NH4+ अमोनियम कटायन, देखो इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। कैसे इसको टेस्ट करते हैं? इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनियम का सैंपल ले लो। अमोनियम अगर आप ले लोगे तो देखो, स्कूल में क्या करते थे, अमोनियम जनरली उस पर जब छू के देखते थे, अब तुम लोग स्कूल के हो नहीं फिर भी बता दें, स्कूल में क्या होता था कि बहुत सारे जो सैंपल दिया जाता है उसको उठा के देखोगे ना अमोनियम, तो ऐसे हाथ पे ऐसे रगड़ते थे, उसके ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। जितने सैंपल आपको स्कूल में दिए जाते हैं सबसे बड़े ग्रेन्यूल्स जो होते हैं अमोनियम वाले ही होते हैं। उसको ऐसे हाथ पे करोगे तो ऐसे हल्का सा जैसे लगता है बड़े बड़े उसके, मतलब एकदम से नहीं एकदम, लेकिन हल्का सा लगता है, रगड़ता है हाथ पे ऐसे ही, जैसे स्क्रब नहीं होता ऐसे ही हाथ में वैसे लगता है, हाथ में थोड़ा थोड़ा, अमोनियम बोल देते हैं कि अमोनियम है वो। और अगर आपको कंफर्म करना है तो एक काम करो, अमोनियम थोड़ा सा हाथ पे ले लो, एक आध ड्रॉप NaOH डाल दो और हल्का सा ऐसे हाथ पे एक आध ड्रॉप डाल के फिर इनहेल करो, ऐसे ऐसे इनहेल करो। अगर पंजेंट स्मेलिंग गैस निकल रही है अमोनिया जैसी, अमोनिया तो पहचान लोगे, इरिटेटिंग स्मेल होती है, अगर कभी लैब में गए हो खाली 12th में तो पहचान लोगे। नहीं दोस्त है, गए थे 9th में?
कौन से स्कूल में थे बे? 9th में साला प्रैक्टिकल करवा दिया तुम्हारे स्कूल में? अच्छा अच्छा, अमोनिया, ठीक है, हाँ लैब। चलो 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 ठीक। और अगली चीज क्या होती है कि अगर बहुत लोग हाथ पे डालते हैं और तब भी स्मेल नहीं आती लोगों को, तो एक काम करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में स्पेचुला से उठा के थोड़ा सा अमोनियम डाल देंगे, नीचे ऐसे व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा टेस्ट ट्यूब में, तो व्हाइट कलर का पाउडर है। बहुत लोग ओएस बनाते हैं, बहुत लोग नहीं बोलते, बोलते हैं ऐसे रहने दो, इसी में NaOH डाल दो थोड़ा सा। तो अगर अमोनियम है, NaOH है, फिर इनहेल करो, ऐसे इनहेल टाइप से करोगे। अबे बता रहे हैं, जुकाम हो गया। हाँ ठीक है, जुकाम है तो बताते हैं। इनहेल करोगे अमोनिया की स्मेल आएगी। कोई बोले नहीं आ रही तो एक काम करो, थोड़ी सी हीट कर लो उसको। हीट करोगे तो फिर तुम्हें जुकाम बुखार कुछ भी हो, स्मेल आ जाएगी। अगर अमोनियम है तो बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है। हाँ उसके बाद जुकाम सर दर्द वो तो अलग चीज है। अमोनिया एक्चुअली पॉइजनस गैस होती है ना, फैटल नहीं होती। उसकी फैमिली बड़ी पूरी की पूरी पॉइजनस होती है, जैसा तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में बताए होंगे, बताए ना। बड़ी खतरनाक पॉइजनस फैमिली होती है, जहरीली फैमिली। कैसी होती है दोस्त? जहरीली फैमिली। NH3 PH3 ASH3 और SbH3 और BiH3 ये होते हैं। इनका पॉइजनस कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अमोनिया तुम थोड़ी देर इनहेल कर लो, जैसे ये बता रहे हैं सर बुखार चढ़ जाता है, जुकाम आ जाता है, उतनी देर फॉस्फीन अगर इनहेल कर लो तो फिर बचना मुश्किल है दोस्त। फॉस्फीन समझ रहे हो? और ASH3 और SbH3 एक आध दो बार ही तुम ऐसे खींच लो, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। मतलब पॉइजनस कैरेक्टर इनके हाइड्राइड्स का डाउन द ग्रुप बढ़ता है। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटालिक फॉर्म में ही पॉइजनस होते हैं, मेटल्स इटसेल्फ पॉइजनस होते हैं, उनके हाइड्राइड्स तो और ज्यादा खतरनाक पॉइजनस होते हैं ना। आर्सेनिक सिल्वर कलर का मेटल होता है, याद रखना, एक बार IT में आ भी चुका है इसलिए इसको हम बता रहे हैं। लिखा था एक सिल्वर कलर का मेटल है, उसका हाइड्राइड पॉइजनस है। तो लोग सिल्वर कलर का मेटल समझ लिए सिल्वर है, अबे सिल्वर कलर का मेटल लिखा था, लोग उसको उल्टा पुल्टा समझने के लिए लोग आधा अधूरा ही पढ़ते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। सिल्वर 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 चांदी यही नजर आता है सबको। ये शास्त्री पे IT में आ चुका है कि सिल्वर कलर का मेटल है, उसका हाइड्राइड पॉइजनस है, उसके हाइड्राइड को हीट करते हैं तो मेटल मिल जाता है। लोग बोलेंगे मेटल कैसे मिल जाता है? जैसे अमोनिया को हीट करो N2+H2 मिलता है, फॉस्फीन को हीट करो तो फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, ASH3 को हीट करोगे तो आर्सेनिक मेटल मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो वही लिखा था कि एक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ASH3 के बारे में कहानी ये थी कि एक सिल्वर कलर का मेटल है, उसका हाइड्राइड पॉइजनस है, उसके हाइड्राइड को बोला था A, और फिर बोला था उस हाइड्राइड को हीट करोगे तो वो सिल्वर कलर का मेटल मिल जाएगा और एक गैस बनेगी। उस गैस को पता नहीं क्या क्या अपना कहानी बताए थे, ठीक है। तो वो तो इसलिए बता दिया पॉइजनस। तो अमोनिया पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, पहली चीज। लैब में सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए टेस्ट नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं, OS लेते हैं। OS में क्या होता है? अमोनियम होता है। अबे OS नहीं जानते हो क्या? ओरिजिनल सॉल्यूशन। yes, उसमें होगा क्या वैसे? NH4+ होगा, वो तो जानते हो ना, NH4+ है। इसमें आप एक काम करो, क्या डालोगे? NaOH डाल दो, NaOH। NaOH डालोगे तो अगर अमोनियम है तो अमोनिया की गैस निकलेगी। कैसी गैस होती है? पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट, ठीक है। इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, थोड़ी देर इनहेल कर दो सर में दर्द होने लगेगा, मतलब कोई बगल खड़ा रहे मतलब मार दे साले को। इरिटेटिंग सा नहीं होगा? कोई छेड़ दे उस टाइम तो मैं तो बोलोगे भाई इरिटेट है, ऐसे ही अमोनिया स्मेल कर करके। NH3 है। फिर क्या करते हैं, जो यही निकल रही है, जैसे आपने क्या किया, ग्लास वही HCl में डिप करके ग्लास रॉड लेके आते हो, फिर से सुनो, आपने क्या किया, अमोनियम स्पेचुला से उठा के टेस्ट ट्यूब में, ऊपर से टेस्ट ट्यूब है उसमें डाल दिया, तो यहाँ पे अमोनियम आएगा। इसमें थोड़ा सा एक काम करो, NaOH डाल दो। NaOH डालोगे तो अमोनियम NaOH रिएक्शन करके क्या बनाएगा? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस निकल रही होगी, आप एक काम करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करके रॉड लेके आते हैं ना, ग्लास रॉड डिप्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको डिप करके अमोनिया जहां से निकल रही है टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाके लगा दो, तो व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर घुसेड़ दो, तो वही जो व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे, व्हाइट डेंस फ्यूम्स से टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखेगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट कलर का क्लाउड नहीं दिखता, देखे होगे, रिंग टाइप से या क्लाउड टाइप से। तो बोलते हैं कि ये जो अमोनिया होती है गैस, इसमें HCl
इसको बोलते हैं ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl। जानते हो ना, ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl। ये अगर लेके आते हैं तो NH4Cl की व्हाइट डेंस फ्यूम्स बनती है। सॉलिड स्टेट में होती है हल्की सी, लेकिन उस टेम्परेचर की वजह से वो मतलब वेपर बन जाती है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स बनती है। पहला टेस्ट तो यही हो गया अमोनिया का, अमोनियम का। दूसरा टेस्ट देखिए, कॉपी कर लो इसको भैया, ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर, आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्त, आगे बताएं। दूसरा टेस्ट क्या होता है? क्या होता है भैया? बस 1 मिनट का टाइम दो, हम बता रहे हैं। नेस्लर्स रिएजेंट वाला होता है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ हाँ, एक काम करिए, हिम्मत सिंह को भेज दीजिए, हाँ, इनकम टैक्स ऑफिस के बगल में। गाड़ी यहीं से ले जाता है, पिछली बार भी ले गया है वो। ड्राइवर वही आएगा ना आपका? ठीक है, उनको भेज दीजिए, अभी भेज दीजिए। ठीक है, ओके ओके। क्या भैया, नशे में क्या बता रहे हो भाई? ऐसी अपमानजनक बातें करते हो तुम। नहीं दोस्त है क्या? फिर साले हंस रहे हो, जंगल में जाने कौन कौन सी बातों पे ऐसा करते हो? है दोस्त? अच्छा, अपमानजनक हो, कोई बात नहीं। अपमानजनक मूवी, उस मूवी में था ना ये, थ्री इडियट्स में। अब याद आया तुम लोगों को, आधे लोगों को आगे का भी याद आ गया। अच्छा हाँ, चलो दोस्त। अरे यहाँ देखो, नेस्लर्स रिएजेंट जानते हो क्या होता है? चल बाकी K2HgI4 आधा अधूरा बता रहा हूँ, बोलो अल्कलाइन K2HgI4। ऐसा बोला करो, सिर्फ K2HgI4 को नेस्लर्स रिएजेंट नहीं बोलते। देखो दोस्त, NH4 प्लस है, नेस्लर्स रिएजेंट डालते हैं। बहुत लोग जानते हैं इस चीज को, वो मतलब ठीक है कि K2HgI4 को नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं, लेकिन दोस्त इसमें अल्कलाइन मीडियम होता है तब उसको प्रिसाइजली बोला जाता है कि ये नेस्लर्स रिएजेंट है। जैसे कि KOH ले लो, NaOH ले लो, है ना। ये होता है नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट, है ना दोस्त। अब देखो क्या होता है अगर अमोनियम इसमें डालते हैं तो ब्राउन कलर का PPT क्या बनता है भैया? ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग या ब्राउन कलर का हल्का सा PPT टाइप से बनने की बात करते हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, क्या होता है? Hg क्या होता है भाई? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। नहीं बताओगे? सर एक पे आई, एक में NH2। बहुत बढ़िया दोस्त, ये होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बोलते हैं, मिलियंस बेस। अरे तो बताया करो यार मेरे भाई। आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। ये PPT टाइप से दिखा दो, ब्राउन बोलते हैं इसको। आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, MILLI मिलियंस बेस, ठीक है ना। आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। आगे बताया भैया, कॉपी कर लिया। अब हम तुमसे पूछेंगे, बताओ मिलियंस बेस क्या होता है? जब तुम लिख रहे हो आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, ये मिलियंस बेस क्या होता है? नहीं, सर आई की जगह OH। बताते हैं दोस्त।
कॉपी कर लो जल्दी से फिर बताएं। तो कभी कभी बोलते हैं कि भैया नेसेलर्स, NESSE है, नेसेलर्स रिएजेंट, NESSE नेसलर्स रिएजेंट है ना दोस्त। तो ये ब्राउन कलर का हमें पीपीटी मिल जाता है। अब प्रॉब्लम आती है कि भैया ये आयोडाइड ऑफ मिलन बेस है, तो मिलन बेस क्या होगा? तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सुनो देखो, और आयोडीन को लीविंग ग्रुप मान सकते हैं हम लोग ऐसे मानने के लिए। तो ये लोन पेयर चाहो तो यहाँ अटैक करवा सकते हो, जिस सोचने का तरीका बता रहे हैं भाई ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, OHG और यहाँ पे HG और यहाँ पे NH2 इस पे प्लस, और यहाँ पे इसी को सेटिस्फाई करने के लिए I माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ? अरे लीविंग ग्रुप है जो निकल जाएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक कर दिया, ऐसे कह सकते हो? है ऑनलाइन वाले तुम लोग? यस ठीक है, इसी को दूसरे तरीके भी लिख सकते हैं। आपको पता है HI बहुत पावरफुल एसिड होता है कि नहीं होता है? HI बहुत पावरफुल एसिड, तो बहुत पावरफुल एसिड है, तो एक काम करो NH ऐसे लगा दो और NH के बाहर HI कर दो। HI बहुत पावरफुल एसिड है जो अपना H प्लस इसके लोन पेयर को दे देगा, तो NH2 प्लस और I माइनस बन जाता। समझ रहे हो? मिलन्स बेस एक्चुअली में ये होता है इतना, उसकी जब HI से रिएक्शन कराते हैं तब ये बन जाता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। अब समझ में आया कैसे बना? अबे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, HI आएगा, बहुत पावरफुल एसिड है, H2SO4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H प्लस दे देगा तो NH2 प्लस और I माइनस बन जाएगा, उसको अलग अलग कर लो। तो ये होता है मिलन्स बेस। जल्दी करो। क्या भैया समझ में आ रहा दोस्त? अरे तो लिख लो मेरे भाई। मिलन्स बेस, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं? इसको कैसे याद करोगे? बहुत लोग भूल जाते हैं। कैसे याद करोगे इसको? कैसे याद करोगे? ऐसे याद करो, HgOHg, NH2 को कह दो नहीं, और इसका मतलब I, HgOHg ऐसे टाइप से बुलाओ ना सारे, HgOHg अब तो लिख दो नहीं आई, NH2I कभी नहीं आएगी, ऐसी बात करता हूँ मैं। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ से पढ़ना साले, HgOHg नहीं आई, क्या करोगे? चलो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, याद हो जाए तो अच्छा है। चलो आगे देखो, अगला वाला टेस्ट बताओ। आगे बताया जाए दोस्त, कौन सा टेस्ट है? लिखो। है कोई और जानते वानते हो तुम लोग? साली जिंदगी बेकार है तुम लोग की। लिखो जरा। क्या तुमको पता है, सुनो तो, कि जो मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरस आयन, वो डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है जब अमोनिया उसमें पास किया जाता है। aqueous solution of mercurous ion undergoes disproportionation when ammonia is, लिखो जरा, लिख लो। aqueous solution of mercurous chloride or mercurous nitrate, aqueous solution of mercurous chloride, mercurous लिखना, mercuric नहीं, aqueous solution of mercurous chloride or mercurous nitrate, aqueous solution of mercurous chloride
और मर्क्यूरस नाइट्रेट, aqueous solution of mercurous chloride or mercurous nitrate undergoes disproportionation. Aqueous solution of mercurous chloride or mercurous nitrate undergoes disproportionation when ammonia is passed through it. When ammonia is passed through it. When ammonia is passed through it. जब अमोनिया हम लोग पास करते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड या मर्क्यूरस नाइट्रेट से, तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है ना। कॉमा करके लिखिए फॉर्मिंग, अरे फॉर्मिंग, FORMING, कॉमा करके लिखना है वहीं पे। फॉर्मिंग अ ब्लैक ब्राउन कलर्ड PPT, फॉर्मिंग अ ब्लैक ब्राउन कलर्ड PPT, फॉर्मिंग अ ब्लैक ब्राउन कलर्ड PPT, ब्लैक ब्राउन कलर्ड PPT, है ना भैया। देखो दोस्त, हमारी बात सुनिए, जैसे हम आपसे बोलते हैं, तुम बोलोगे सर हमको कैसे पता, मतलब याद रखेंगे। तो देखो मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होता है बे, Hg2Cl2 होता है, उसमें अमोनिया गैस पास करा दो। मर्क्यूरस क्लोराइड में मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, अरे साले +1 होती है। मर्क्यूरस का नाम जानते हो, मर्क्यूरस मतलब +1। तो अमोनिया जब पास करते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, एक चला जाता है 0 में, है ना, और एक आ जाता है +2 में, जिसको बोलते हैं Hg NH2 और Cl। समझ रहे हो भैया, इसे बोलते हैं ये व्हाइट है, इसे बोलते हैं ये ब्लैक है। तो व्हाइट ब्लैक में कभी कभी बोलते हैं कुछ लोग कि ये ब्राउन हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं ग्रे हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं ब्लैक हो जाएगा भाई वो, लेकिन ब्लैक याद रखो, है ना दोस्त। डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो गया, यहाँ पे मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है मेरे भाई, 0, और यहाँ पे मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ भैया, +1 से 0 और +2 चला गया, इसी को तो डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं इसे, स्टाइकियोमेट्री में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जा चुका है ये बैलेंसिंग। मर्क्यूरी के +1 ऑक्सीडेशन नंबर थी, अमोनिया पास किया तो ब्लैक और ये व्हाइट मिला के, इसको हम लोग कुछ लोग ग्रे भी बोलते हैं कि ब्लैक और व्हाइट में अगर आप मिला दोगे तो ग्रे हो जाएगा, है ना। एक आध बार कहीं पूछा गया है ब्लैक में भी बोला गया है, तो ब्लैक याद रखो तो ज्यादा सही, ठीक है दोस्त। कोई बोले आपने मर्क्यूरस नाइट्रेट भी बोला था, तो लो Hg2NO3 होल ट्वाइस, इसमें अमोनिया पास कर दो, तो चीज तो वही है। क्या चीज है वही, हमें वही बनेगा, एक Hg आएगा और दूसरा HgNH2NO3, ये आ जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन ही था ये, याद कर लो इसको भी, वही सेम चीज है, चाहे ये वाली रिएक्शन ये वाली, दोनों ही याद कर सकते हो। बस याद रखना मर्क्यूरस आयन डिस्प्रपोर्शनेट कर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे Hg2 जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जा रहा है। जल्दी लिखो इसको। हेलो हाँ हेमा सिंह जी बताइए। हाँ हाँ ठीक होनी है, कहाँ पे है आप, आओ जल्दी आ जाओ, इनकम टैक्स ऑफिस के बगल में आ जाओ, वहीं से जहाँ से ले जाते थे गाड़ी, शाम तक पहुँचा दोगे ना सर्विस करवा के। चलो ठीक है, आ जाओ, आप आ जाओ, यहीं पे आ जाओ। ओके हाँ ठीक है भैया। तो डिस्प्रपोर्शनेशन समझ रहे हो, मर्क्यूरस आयन जो होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट कहाँ पे हो रहा है, मर्क्यूरिक आयन में प्लस ये, यही इक्वेशन तो है डिस्प्रपोर्शनेशन वाली। ठीक, अगला टेस्ट लिखो इसका, किसका है, क्या पढ़ा रहा है, अमोनियम। 3 टेस्ट हो गए,
अगला टेस्ट लिखो, फोर्थ। कॉपर सल्फेट जानते हो? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जानते हो? कॉपी के लिए इसको एक फिल्टर पेपर लो, व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर होता है, कॉपर सल्फेट में डिप कर लो, भिगो लो उसको कॉपर सल्फेट में, चारों तरफ लग जाएगा उसमें कॉपर सल्फेट। जहां से अमोनिया गैस निकल रही है उसी के माउथ पे उस पे लेके ऐसे लगा दो, तो एक डीप ब्लू कलर का वहां पर डीप ब्लू कलरेशन आ जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट नॉर्मली हल्का सा ऐसे होता है ना, ये कलर है हल्का सा, यही ये डीप ब्लू नहीं है, लाइट ब्लू है ये। अरे पिकॉक टाइप का नहीं होता, उसी टाइप से कॉपर सल्फेट होता है, पिकॉक ब्लू टाइप से। पिकॉक ना तो ग्रीन ना ब्लू, ऐसे पिकॉक ब्लू टाइप से है ये, डीप ब्लू हो जाएगा जब कॉपर सल्फेट में अमोनिया पास करेंगे तो बोलते हैं फिल्टर पेपर सोक्ड इन कॉपर सल्फेट बिकम डीप ब्लू व्हेन अमोनिया इज पास थ्रू इट। लिखो जरा उसमें नेक्स्ट पॉइंट, फिल्टर पेपर dipped in filter paper dipped in copper sulfate become deep blue in color, deep D double E, filter paper dipped in copper sulfate become deep blue in color when ammonia is passed through it, when ammonia is passed through it, ठीक है, अमोनिया इज पास थ्रू इट, अमोनिया जब पास करेंगे तब। रिएक्शन देखो, हाँ कोऑर्डिनेशन, कॉपर सल्फेट होता है, इसमें अमोनिया पास करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या कॉम्प्लेक्स होता है? कोऑर्डिनेशन वाला वे, बहुत बढ़िया, CuN3 होल 4, और बाहर क्या होता है पढ़ा चुके हैं इसको हम, सल्फेट, है ना दोस्त, यही तो डीप ब्लू कलर होता है, डीप ब्लू कलर्ड। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर तुमको याद है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था कॉपर का? कुछ साले याद नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन गलत है, sp3 DsP2 होता था मेरे भाई, DsP2 क्या होता था? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? 1, n की वैल्यू 1 होती थी। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू क्या होती थी? √n × n+2 कहते हैं बोर मैग्नेटन, इसकी वैल्यू √3। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेशियन ब्लू वाला साले कहाँ है? वो फेरी अलग होता है, प्रेशियन ब्लू, टनबल्स ब्लू। ये तो ये बता दिया हमने कॉपर ये वाला, ठीक है। DsP2 n की वैल्यू 1, ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन पढ़ाए फिर भी नहीं करते हो तुम लोग। अमोनिया को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बोलते हैं ना, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, तभी तो बताया था आप लोगों को। क्लियर हो गया? ये पढ़ चुके पूरा चैप्टर, रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम लोग, वो जाके क्या पढ़ा रहे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लो भैया जाके। चलो दोस्त, ये हो गया, ग्रुप 0 खत्म। लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 1 कैटायंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 1 कैटायंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 1 कैटायंस, ग्रुप 1 कैटायंस का आइडेंटिफिकेशन। क्या क्या कैटायन होते हैं मेरे भाई? Ag+ होता है, Ag22+ होता है, और Pb+2, मतलब मर्क्यूरस, सिल्वर और लेड, ये होते हैं। ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, डाइल्यूट HCl होता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तुम OS बनाओ, OS मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसमें ग्रुप रिएजेंट डाल दो उसका डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालने के बाद अगर व्हाइट PPT आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप 1 प्रेजेंट,
तो मेरे भाई लेकिन ये जो वाइट पीपीटी है वो अभी तुम नहीं बता सकते किसका है। हो सकता है वो AgCl का वाइट पीपीटी हो सकता है वो Hg2Cl2 का वाइट पीपीटी हो सकता है वो PbCl2 का वाइट पीपीटी हो। तीनों के पॉसिबल है वाइट पीपीटी। तो वाइट पीपीटी आ गया मतलब हमें ग्रुप 1 कंफर्म हो गया। अब हमें एक एक करके बताते हैं कि किसका वाइट पीपीटी है। जल्दी करो, जल्दी करो मेरे भाई, इतना कॉपी करिए, यहां तक कॉपी करो वाइट पीपीटी। बताएं। अब देखो भैया, अब इन वाइट पीपीटीज में से जो PbCl2 होता है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। मतलब सुनो तो हमारी बात सुनो। बोलते हैं अगर लेड होगा तो क्या होगा। आपने क्या किया, सपोज करो ग्रुप 1 वाले कटायंस प्रेजेंट है, तुमने स्पेचुला से उठाया, चम्मच से उठा के टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी ओ आ गया, OS ओ सॉरी सैंपल। इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, डिस्टिल्ड वाटर डालोगे तो क्या होगा, OS बन गया, तो इसे हमने लिख दिया OS। अब तुमने इसी में डाइल्यूट HCl डाल दिया, और भाई जैसे ही तुम डाइल्यूट HCl डालोगे तो पीपीटी आ जाएगा व्हाइट वाला। तो ये या तो AgCl होगा या तो Hg2Cl2 होगा या तो क्या होगा ये PbCl2। अगर ये PbCl2 है तो इसको अगर हीट करोगे, ले जाके बर्नर पे लगा दो, ऐसे आग जहां पे जल रही होती है तिरछा करके, तो अगर ये PbCl2 है तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो बोलते हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये दोनों हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करते हो वही तो करोगे। जैसे व्हाइट पीपीटी आए तुम खुद पढ़ो जाके, बोलो पहले गर्म करेंगे साले को, जिससे कि अगर PbCl2 हो तो पहले पता लग जाए, हम आगे काहे जाके ड्रामा करेंगे, टेस्ट वेस्ट कराएंगे, है ना। एक कंफर्मेशन तो यहीं से हो जाए। तो जहां पे ये लिखो उसके नीचे लिखो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। जल्दी लिखिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। White precipitate of PbCl2 is soluble in hot water. White precipitate of PbCl2 is soluble in hot water. तो अगर वो PbCl2 वाला white precipitate है तो soluble हो जाएगा। और लिख लो कि AgCl2 और mercurous chloride जो होते हैं they are not soluble in hot water। जो AgCl और Hg2Cl2 हैं they are not soluble in hot water। AgCl और Hg2Cl2 are not soluble in hot water। सिर्फ PbCl2 is soluble in hot water, है ना भैया। PbCl2 is soluble in hot water। ठीक दोस्त, आगे बताएं। सपोज करो आपने व्हाइट पीपीटी बनाया, हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ, अभी सॉल्युबल होगा, अच्छा सॉल्युबल हो गया, सपोज करो सॉल्युबल हो गया, लेड की बात करते हैं, लेड पहले पढ़ा देते हैं। सॉल्युबल हो गया, खुश हो जाओ, लेड है ना इसका मतलब। तो एक काम करते हैं कि जैसे आपने व्हाइट पीपीटी बनाया और आपने हीट किया और सॉल्युबल हो गया भाई, तो अगर सॉल्युबल हो गया तो पक्का Pb+2 आ गया होगा ना सोल्यूशन फॉर्म में, Pb+2 हो गया होगा, तो आयनाइज हो गया Pb+2। अरे हॉट वाटर में सॉल्युबल का मतलब Pb+2 अलग, Cl- अलग, दोनों सोल्यूशन में घूम रहे हैं इधर उधर। अब कोई भी आयन डालोगे तो Pb+2 से डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है, बताओ भैया। तो लिखो लेट व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हमने बोल दिया आपको, लेट व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना है इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। लेट white precipitate is soluble in hot water. That means Pb+2 is present in solution. Let white precipitate is soluble in hot water. That means लिखा है let white precipitate is soluble in hot water. That means Pb+2 is present in solution. That means Pb+2 is present in solution. That means Pb+2 is present in solution, है ना भैया। और अब हम लोग कह रहे हैं टेस्ट करा लेते हैं फिर Pb+2 पे। लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ Pb+2, हेडिंग लिखना है ये, आइडेंटिफिकेशन ऑफ Pb+2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ Pb+2, Pb+2 लेड+2 का आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं ना भैया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ Pb+2, टेस्ट नंबर 1 लिखिए, पहला टेस्ट, पहला
फर्स्ट वाला टेस्ट, पहला वाला टेस्ट ये देखोगे तो Pb+2 अगर है तो एक काम करो, उसमें थोड़ा सा KI डाल दो, पोटेशियम आयोडाइड, और इसके नीचे लिखते हैं स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। तो थोड़ा सा KI डालने पे जानते हो क्या होगा? PbI2 का येलो PPT आ जाएगा। लिखो जरा, येलो PPT। लेकिन इसी येलो PPT में अगर ढेर सारा तुमने डाल दिया KI, PbI2 का जो येलो PPT है पूरा लिखिएगा पहले, उसमें अगर KI ढेर सारा डाल दिए एक्सेस में, ये बन जाएगा K2PbI4 और ये सॉल्युबल हो जाएगा। पूरा लिखो फिर बताते हैं स्टेटमेंट अभी। ये पहला वाला टेस्ट है, लिखिए जल्दी, कॉपी करो भैया। अरे ये PbI2 का येलो PPT याद करना पड़ेगा, इसको घर पे बैठे बैठे याद करो इसको। PbI2 का येलो PPT और ये है सॉल्युबल K2PbI4। लिखा? लिखो, ये कॉपी कर लिए? ऑनलाइन वालों तुम लोग कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा दोस्त, चलो लिखो अ येलो प्रेसिपिटेट, इसी में लिखना, इसी को थोड़ा थ्योरेटिकली लिखा है। लिखो अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 इज ऑब्टेन्ड, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 इज ऑब्टेन्ड, a yellow precipitate of PbI2 is obtained, a yellow precipitate of PbI2 is obtained when a small amount of Ki is added, a yellow precipitate of PbI2 is obtained, a yellow precipitate of PbI2 is obtained when a small amount of Ki is added to Pb+2, a yellow precipitate of PbI2 is obtained when a small amount of Ki is added to Pb+2, small amount of Ki is added to Pb+2 solution, Pb+2 solution में small amount of Ki add करने पे yellow precipitate आएगा। A yellow precipitate of PbI2 is obtained when a small amount of Ki is added to Pb+2 solution। लिखा? फिर लिखिए this yellow precipitate is soluble, this yellow precipitate is soluble in excess of Ki, this yellow precipitate जो बना हुआ है, this yellow precipitate is soluble in excess of Ki, this yellow precipitate is soluble in excess of Ki due to formation of this yellow precipitate of PbI2 is soluble in excess of Ki due to formation of soluble K2PbI4, due to formation of soluble K2PbI4, due to formation of soluble K2PbI4, due to formation of soluble K2PbI4। समझ रहे हो भैया? बहुत बढ़िया दोस्त। अगला टेस्ट लिखो लड़का, अगला टेस्ट लिखो, टेस्ट नंबर 2 लेड का। एक बात बताओ, अगर हम Pb+2 में दूसरा टेस्ट बता रहे हैं, Pb+2 में H2S गैस पास कर दे तो क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा, या कुछ और करना पड़ेगा तब कुछ होगा? ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट याद करो, रुक जाओ, बफर के बिना साले हो जाएगा, बफर ग्रुप 4 में यूज करते हैं। सुनो, डाइल्यूट HCl अगर डालते थे, अच्छा H2S गैस जब डालते हो उसमें डाइल्यूट HCl डाल देते हो, तो डाइल्यूट HCl की वजह से H2S का आयनाइजेशन रुक जाता था, तो H2S का आयनाइजेशन रुक जाता था तो सल्फाइड आयन बहुत कम होता था, उस बहुत कम सल्फाइड आयन की प्रेजेंस में भी ये प्रेसिपिटेट कर जाता था। यहाँ H2S सिर्फ अकेला डाला है तुमने, कोई कॉमन आयन डाला ही नहीं है, तो ये ज्यादा सल्फाइड रिलीज कर रहा होगा या कम सल्फाइड रिलीज करेगा? ज्यादा रिलीज करेगा।
इसका मतलब H2S में जब तुम HCl डालते थे, बेचारे को आयनाइज नहीं होने दे रहे थे, तब भी वो PbS बना देता था। अब तो ये आराम से सल्फाइड रिलीज कर रहा होगा, तब तो आराम से बना देगा सल्फाइड। इसका मतलब Pb+2 के सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में अगर H2S गैस पास करोगे तो क्या PbS का ब्लैक PPT आएगा? ब्लैक। समझ में आ रहा है दोस्त? बताओ भैया, रीजन क्या लिखोगे? लिखोगे भाई जब इसमें H2S गैस पास करते थे, H2S गैस और HCl मिला के करते थे, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन जब बहुत कम रिलीज होता था तब भी ये प्रेसिपिटेट बना देता था। अब तो H2S को तुमने अकेले डाला हुआ है, कोई कॉमन आयन लगाया ही नहीं कि जिससे उसका डिसोसिएशन रुके। इसका डिसोसिएशन तो अच्छे से होगा, तो क्या बन जाएगा PbS का ब्लैक PPT। समझ में आ रहा है दोस्त? आगे बताएं? बताओ भैया। अगला वाला टेस्ट देखिए। अरे यही बोलते हैं कुछ लोग इसको, यही थर्ड 2 का रेप्लिकेट करते हैं, PbOAc होल ट्वाइस। अरे लेड एसीटेट पेपर बोलते हैं, उसमें H2S गैस पास कराते हैं, तब भी तो वही ब्लैक PPT आएगा। अरे वही सेम चीज है कि लेड एसीटेट पेपर लेते हैं और उसमें H2S गैस पास कराते हैं, तब भी तो ब्लैक PPT आएगा भैया। बताओ, समझ में आ रहा है? कर लिए हो तो बताओ। बहुत बढ़िया। फोर्थ वाला, कोई बोलेगा सर हमारे पास Pb+2 है, सॉल्युबल तो होगा ही ना, हॉट वाटर में सॉल्युबल था तो Pb+2 आ गया तुम्हारे पास, और उसमें एक या OS बना लो, OS बनाओगे तब भी तो Pb+2 रहेगा। पता तो लग ही गया था ना कि Pb+2 है, अब उसी का कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं। इसी में एक काम करो, तुम H2SO4 डाल दो, डाइल्यूट H2SO4, क्या बनाओगे? अरे अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कुछ सल्फेट होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, उनमें PbSO4 का व्हाइट PPT आता है। अरे 4 सल्फेट जो कंप्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, लेड सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट, जो कंप्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं, तो जहां जहां मौका मिलेगा सल्फेट बना के चेक कर लेंगे ना कि हाँ भैया ये लेड सल्फेट है। बताओ दोस्त, एक ये हो गया। अगला वाला देखो, Pb+2 में K2CrO4 डाल देते हैं। K2CrO4 जानते हो किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। Na2CrO4 ले लो, ज्यादा दिक्कत है, सोडियम क्रोमेट Na2, येलो कलर का सोल्यूशन होता है ये, येलो सोल्यूशन होता है, PPT थोड़ी होता है ये। तो Pb+2 में Na2CrO4 येलो सोल्यूशन डाल दो, क्या बनेगा? अरे PbCrO4 का येलो PPT आ जाएगा मेरे भाई, येलो PPT। बार बार पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा, येलो PPT आ जाएगा। इतना कॉपी करिए, फिर इसी में बताते हैं थोड़ा सा और। जल्दी कॉपी करो भैया। बताए दोस्त? इसी के नीचे लिखिए, दिस येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्रोमेट, this yellow precipitate of lead chromate, this yellow precipitate of lead chromate, this yellow precipitate of lead chromate is soluble in NaOH. This yellow precipitate of lead chromate is soluble in NaOH, but insoluble in acetic acid. This yellow precipitate of lead chromate is soluble in NaOH. This yellow precipitate of lead chromate is soluble in NaOH, but insoluble in acetic acid. आगे बताएं भैया। कोई बोले सॉल्युबल कैसे होता है, तो PbCrO4 अगर आप डालोगे, PPT है, येलो PPT सपोज करो, आपको पता है एक्वस है, इसमें NaOH डाल दो, क्या बनेगा किसी को आइडिया? और इसी PbCrO4 में अगर हम एसिटिक एसिड डाल दें तो वो तो जानते हो कुछ नहीं होगा,
अरे अभी तो लिखा था एसिटिक एसिड में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन NaOH डालने पे क्या होगा? Na2CrO4 फिर से बन जाता है ना, और साथ में Pb का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, Na2PbO2 बोल सकते हो या Na2PbOH4 बोल सकते हो, सॉल्युबल होता है वो, या Na2PbO2 भी बोलते हैं इसी को। Na2PbO2 में पानी डालोगे तो ये हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाता है, फिर से येलो सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? लेड, ये सिल्वर वाला, ये वाला लेड वाला। बाकी आपको कल मॉर्निंग में पढ़ाएंगे, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ब्रेक ले लो भैया। अगली क्लास कौन सी है? फिजिक्स। अच्छा Thank you, ठीक sir. है दोस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू।